सामीन इकराम, आप सुन रही हैं मलिक सफ्तर हयात के तफ्तीशी दास्तानों में से एक दिलचस्प दास्तान जिसका नाम है बाद अज़ वक्त। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माई वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। एक फ़र्ज़शनास और ईमानदार पुलिस ऑफ़िसर की पेशा वाराना ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे मुक़ामात भी आते हैं जब उसे अपने फ़राइज़ मनसबी की अदायगी के लिए पुलिस रात से गुज़रना पड़ता है। उसके लिए ये कड़ी आज़माइश के लम्हात होते हैं। इस बात में दो राय नहीं कि सख्त से सख्त तरीन और इंतहाई असूल पसंद पुलिस ऑफ़िसर भी बहरहाल एक इंसान होता है। बाज़ मौक़े पर चाहे लम्हाती तौर पर ही सही, वो अजीब सी कशमकश का शिकार हो जाता है, और ऐसा आम तौर पर उस वक्त होता है जब मुल्ज़िम उसका कोई करीबी रिश्तेदार हो, या उसे मुल्ज़िम से कोई जज्बाती लगाव हो, या रिश्वत की पुरकशिश पेशकश भी तफ्तीश की राह में रोक साबित हो सकती है, या किसी बाइख्तियार व साहिब इक़्तिदार शख्सियत का ऑर्डर नुमा दबाव। लेकिन हकीकी मायनों में एक निडर और दयानतदार पुलिस अफसर इन मुश्किलात की परवाह नहीं करता। वो अपने फ़र्ज़ को जज्बात से मगलूब नहीं होने देता, बल्कि उसकी बजावरी के लिए रास्ते की हर रुकावट को ठोकरों में उड़ा देता है, और ऐसे हर इम्तहान में सुरखरू हो जाता है। मंगल के रोज़ मैं थाने पहुंचा तो मालूम हुआ कि धोबी घाट के पास किसी की लाश मिली है। इत्तला देने वाला एक गरीब सूरत धोबी था जो अलग सुबह अपने काम पर निकला था। उसने अपने गधे पर मैले कपड़ों के गट्ठर लाद रखे थे, और उसका कुत्ता भी साथ साथ चल रहा था। धोबी घाट से कोई 25-30 गज पहले कुत्ते ने अचानक भौंकना शुरू कर दिया, फिर उस जानिब दौड़ लगा दी जिधर झाड़ियां थीं। बहालत मजबूरी धोबी को रुकना पड़ा। कुत्ता झाड़ियों के नजदीक पहुंचकर रुक गया। फिर उसके भौंकने की शिद्दत में इजाफा होता गया। धोबी ने झाड़ियों के करीब जाकर देखा तो वहां एक लाश पड़ी हुई थी। उसके बाद धोबी सीधा थाने चला आया। लाश की इत्तला मिलते ही मैंने चंद सिपाहियों को साथ लिया और मौके पर पहुंच गया। धोबी की इत्तला दुरुस्त थी। झाड़ियों के पास वाकई एक लाश पड़ी थी। वो एक मर्दाना लाश थी। पहली नज़र में उसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 30-32 साल लगाया, जो बाद में सही साबित हुआ। मरने वाले की उम्र 31 साल थी। उसने गहरे नीले रंग की पतलून पहन रखी थी, शर्ट का रंग आसमानी था। उसके पाँव में बाटा की सैंडल थी। शक्लो सूरत से वो माकूल आदमी नजर आता था। उसकी वज़ाक़ता से आसूदगी टपकती थी। उसके चेहरे, कंधे और सर पर चोटों के निशानात नुमाया नजर आ रहे थे। सबसे अहम बात यह थी कि वो फर्श ज़मीन पर चित पड़ा था, और उसके सीने में ऐन दिल के मुकाम पर एक खंजर दस्ते तक पेवस्त था। जाहिर था उसे कत्ल किया गया था। कातिल जो कोई भी था, उसने पहले मकतूल को तशद्दुद का निशाना बनाया था, बाद अज़ां उसके सीने में खंजर घोंपा था। मकतूल की गर्दन, चेहरे और सर पर लगने वाली ज़रबात से जाहिर होता था कि यह कारनामा किसी कुंद आले की मदद से सरंजाम दिया गया है, मिसाल के तौर पर किसी लाठी या डंडे वगैरह से। ताहम इन चोटों से खून नहीं निकला था। अलबत्ता मकतूल के सीने में जहां खंजर दस्ते तक गड़ा था, वहां से खासी मिकदार में खून निकला था, जो उसकी शर्ट को भिगोने के बाद कच्ची जमीन में जज्ब हो चुका था। मेरे अंदाजे के मुताबिक मकतूल को कैद हयात से आज़ाद हुए 5-6 घंटे गुजर चुके थे। इसका मतलब था ये सानहा रात 12 बजे के बाद पेश आया था। अब मौके पर 10-12 अफराद जमा हो चुके थे। मैंने सबकी मौजूदगी में लाश को उलट पलट कर देखा, फिर उसकी जामिया तलाशी ली। मकतूल की जेबों से कोई काबिल जिक्र चीज़ बरामद नहीं हुई। इस बात पर मुझे हैरत भी हुई। मकतूल अपने ज़ाहरी हुलिये से ठीक ठाक नजर आता था, मगर उसके पास ना तो कोई नकदी निकली थी, और ना ही उसकी कलाई पर घड़ी नाम की कोई चीज़ नजर आ रही थी। मैंने फौरी तौर पर जो अंदाज़ा कायम किया वो ये था कि वो बदनसीब किसी चोर, उचक्के या उठाई गिरे के निशाना बन गया था। मैंने बगौर जाए वकूआ का जायज़ा लिया। हर तरफ सकून ही सकून नजर आता था। किसी भी अफरा तफरी के आसार मफकूद थे। इस बात ने मुझे ज़हनी तौर पर उलझा दिया। अगर वो बदनसीब वाकई किसी लुटेरे के सितम का निशाना बना था, तो यकीनी तौर पर उसने अपने बचाव के लिए मुज़ाहमत तो की होगी, लेकिन लाश के आसपास ऐसी अलामात नज़र नहीं आ रही थीं जो इस किस्म के वाक़यात का लाज़मी हिस्सा होती हैं। एक ख़्याल मेरे ज़हन में यह भी आया कि मुमकिन है उसे किसी और जगह कत्ल किया गया हो और बाद में यहाँ लाकर फेंक दिया गया हो।
लेकिन फौरी तौर पर एक दूसरे ख्याल ने पहले ख्याल की तरदीद कर दी। मकतूल के सीने में तराजू खंजर और वहां से होने वाला खून का इखराज ये जाहिर करता था कि उसे इसी जगह मौत के घाट उतारा गया था। मैंने जाए वारदात का तफसीली नक्शा तैयार किया। इस दौरान में सरकारी फोटोग्राफर मुख्तलिफ जावियों से मकतूल की तस्वीर बनाता रहा। ये सब कुछ ज़ाब्ते की कार्रवाई का हिस्सा होता है। 1 घंटे में यह कार्रवाई मुकम्मल हुई तो मैंने लाश को पोस्टमार्टम के लिए ज़िलाई अस्पताल भिजवा दिया। उसके बाद मौके पर मौजूद अफराद के बयानात कलम बंद करने लगा, लेकिन उस पूछताछ का नतीजा सिफर के बराबर बरामद हुआ। वहां पर मौजूद कोई भी शख्स मकतूल से वाकिफ नहीं था। जिस धोबी ने थाने में आकर इतला दी थी उसका नाम मोहम्मद सादिक था। मैंने उससे भी काफ़ी सवालात किए। वो बेचारा जो कुछ जानता था वो थाने में बयान कर चुका था। वो धोबी घाट से नज़दीक ही एक बस्ती में रहता था। 2 कांस्टेबल लाश के साथ अस्पताल चले गए थे। 3 मौके पर मौजूद थे। मैं उनके साथ नज़दीकी बस्ती में गया और मुख्तलिफ लोगों से पूछताछ की, मगर कोई कारामद बात मालूम ना हो सकी जो तफ्तीश में मुआविन साबित होती। 2 घंटे की दौड़ धूप के बाद मैं वापस थाने आ गया। दूसरे रोज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। इसके साथ ही केमिकल एग्जामिनर की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट भी मुंसलिक थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मकतूल की मौत का तयन रात 2 और 3 बजे के दरमियान किया गया था, यानी उस वक्त 15 अगस्त की तारीख का आगाज हो चुका था। मकतूल के जिस्म पर ज़रबात के छोटे बड़े 8 निशानात पाए गए। ताहम मकतूल की मौत सीने में उतरने वाले खंजर के सबब वाक़या हुई थी, जिसके अजल आफरी फल ने दिल को चीर कर रख दिया था। एक चौंका देने वाली बात यह थी कि मकतूल की मौत बेहोशी के आलम में हुई थी, यानी नज़ा के वक्त वो होशो हवास में नहीं था। इस बात की तस्दीक केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट से भी होती थी, जिसके मुताबिक मकतूल के मैदे में ख्वाब आवर दवा की आमेजिश पाई गई थी। ये एक अहम इतला थी। उस जमाने में फिंगरप्रिंट्स उठाने का रिवाज आम नहीं होता था और ना ही अदालत में उसे कोई अहमियत दी जाती थी। अब सबसे अहम मरहला मकतूल की शनाख्त का था। अब तक की पूछताछ से तो यही मालूम हुआ था कि कोई भी मकतूल से वाकिफ नहीं था। फोटोग्राफर ने मकतूल की तस्वीरों के प्रिंट तैयार कर लिए थे। मैंने अपने थाने के चंद होशियार किस्म के कांस्टेबलों को वो तस्वीरें देकर हुक्म दिया कि वो पूरे इलाके में उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करें। एक तस्वीर मैंने अपने पर्स में भी रख ली थी। उस तलाश का आइंदा 2 रोज तक जब कोई नतीजा बरामद ना हुआ, तो मैंने हस्पताल के मुर्दा खाने से मकतूल की लाश मंगवा कर तजहीज़ व तकफीन के लिए एक मजहबी इदारे के सुपुर्द कर दी। हमने सैकड़ों अफराद को मकतूल की तस्वीरें दिखाईं, लेकिन कोई उसे शनाख्त ना कर सका। इससे ये बात पाया सबूत को पहुंच गई कि मकतूल इस इलाके का रहने वाला नहीं था, वो किसी दूसरे शहर से यहाँ आया था। इस बात के पेश नज़र मैंने अपनी तफ्तीश का रुख स्टेशन के नज़दीक वाक़या होटलों की जानिब मोड़ दिया। ऐसी ही एक कोशिश के दौरान में मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई देने लगी। रेलवे स्टेशन की दूसरी जानिब वाक़या एक होटल वाले ने मकतूल की तस्वीर को बगौर देखने के बाद पहचान लिया था। उस वक्त मैं सादा लिबास में था। होटल के मालिक ने सवालिया नज़रों से मुझे देखा, फिर पूछा, क्यों जनाब, आप इस बंदे के बारे में क्या जानना चाहते हैं? मेरा नाम मलिक सफदर हयात है। मैंने अपना तारुफ करवाया। मैं मुकामी थाने का इंचार्ज हूँ। ओ, थानेदार साहब। वो एकदम सीधा होकर बैठ गया। सत बिस्मिल्लाह जनाब, आए आए, तशरीफ रखें। उसने एक कुर्सी की जानिब इशारा किया, फिर खुद भी काउंटर के पीछे से निकलकर मेरे पास आ गया। वो एक औसत दर्जे का होटल था, जैसा कि आमतौर पर स्टेशनों पर होते हैं। नीचे एक वसी हाल था, जहां मेजें और कुर्सियां लगी हुई थीं। उसके ऊपर कमरे बने हुए थे, यानी उस होटल में मुसाफिरों के क़याम ताम का मुकम्मल इंतजाम मौजूद था। होटल के मालिक का नाम रफीक बाजवा था। हम बैठ चुके तो उसने बैरे को अपने पास बुलाया और इससे पहले कि वो कुछ ऑर्डर देता, मैंने हाथ के इशारे से मना करते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ। फिर भी जनाब, थोड़ी बहुत खिदमत शिदमत का मौका तो दें। वो बड़े इनकसार से बोला, मौसम बहुत गर्म है, मैं आपके लिए दूध सोडा बनवाता हूँ। मैंने कहा, दूध सोडा उधार रहा बाजवा साहब। इस वक्त सबसे बड़ी खिदमत तो ये होगी कि आप मुझे इस शख्स के बारे में कुछ बताएं। मैंने मकतूल की तस्वीर की जानिब इशारा किया। आप इसके बारे में क्या जानते हैं? मैं इसके बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि चंद रोज पहले ये मेरे होटल में कयाम कर चुका है। रफीक बाजवा ने बताया, फिर अचानक गायब हो गया, बगैर कुछ बताए। उसके इस तरह चले जाने पर रफाकत अली भी हैरान था। कौन रफाकत अली?
इसी का कोई जानने वाला था जनाब, रफीक बाजवा ने जवाब दिया। मुनीर हुसैन ने बताया था कि इसका दोस्त है और यहीं लाइलपुर यानी फैसलाबाद में रहता है। मेरे इस्तफसार पर रफीक बाजवा ने अपनी बात की वजाहत की। मलिक साहब, आपने जिस बंदे की तस्वीर दिखाई है उसका नाम मुनीर हुसैन है। अपनी बात खत्म करके उसने पुरतशवीश लहजे में पूछा, खैर तो है जनाब, क्या हो गया है इस बंदे को? किसी ने मुनीर हुसैन को कत्ल कर दिया है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए स्पाट लहजे में कहा। रफीक बाजवा ने अफसोसनाक अंदाज में सर हिलाया। ये कब की बात है? मैंने बताया, 15 अगस्त को इसकी लाश धोबी घाट वाली झाड़ियों के पास से मिली। किसी ने इसके दिल में खंजर घोंप कर इसे हलाक कर दिया। रफीक बाजवा के मुंह से बेसाख्ता निकल गया, बेचारा, किस्मत का मारा, खुदा जाने कौन था। मैंने रफीक बाजवा से पूछा, मुनीर हुसैन आपके होटल में कब आया था? वो उठकर काउंटर पर गया और फिर वहां रखे रजिस्टर के सफ़ात उलट पलट करने के बाद वापस मेरे पास आया और बताया, मुनीर हुसैन 12 अगस्त की शाम को मेरे होटल में आया था। मैंने कहा, आपके रजिस्टर में यह भी दर्ज होगा कि वो कहाँ से आया था और लायलपुर में उसे क्या काम था। मलिक साहब, हम मुसाफिरों से इतनी तफसीली बातें तो नहीं पूछते और ना ही मुसाफिर ऐसी बातों को बताना पसंद करते हैं। रफीक बाजवा ने बताया, यहाँ तो मुसाफिरों का आना जाना लगा रहता है। रोजाना 20 मुसाफिर तो आते हैं तो 15 जाते हैं, 10 आते हैं तो 20-25 चले जाते हैं। हम रजिस्टर में सिर्फ मुसाफिर का नाम और आने जाने की तारीख दर्ज करते हैं। अल्लाह अल्लाह, खैर सल्ला। फिर मुनीर हुसैन ने 1 हफ्ते का किराया एडवांस दिया था। मैंने कहा, इसका मतलब है कि उसे 19 अगस्त तक यहाँ कयाम करना था। मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन वो 14 अगस्त को गया तो फिर लौट कर नहीं आया। रफीक बाजवा ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, हालांकि ऐसा तो होता है कि मुसाफिर अपने प्रोग्राम में तब्दीली कर लेते हैं और मुकर्ररा वक्त से पहले भी होटल छोड़ देते हैं, लेकिन इस सूरत में वो बाकायदा हमें मुत्तला करते हैं। यूं मुनीर हुसैन की तरह अचानक गायब नहीं हो जाते। मैंने पूछा, बाजवा साहब, आपने बताया है कि रफाकत अली नामी एक शख्स आपके होटल में मकतूल मुनीर हुसैन से मिलने आता था और मुनीर हुसैन उसे अपना दोस्त बताता था। आपको पता है रफाकत अली यहाँ किस जगह रहता है? नहीं जनाब, मुझे कुछ मालूम नहीं। रफाकत अली आखिरी मर्तबा यहाँ कब आया था? कुछ देर सोचने के बाद रफीक बाजवा ने बताया, अल्लाह आपका भला करे मलिक साहब, मुझे अच्छी तरह याद है कि 14 अगस्त को वो दोनों एक साथ ही होटल से निकले थे। रफाकत अली करीब करीब रोज ही मुनीर हुसैन से मिलने आता था और उसके साथ कुछ वक्त गुजार कर वापस चला जाता था। मुनीर हुसैन जब भी होटल से बाहर जाता तो रात 10 बजे से पहले पहले वापस आ जाता था, लेकिन 14 अगस्त को वो वापस नहीं आया। मैंने सोचा शायद वो रफाकत अली के पास ठहर गया होगा, लेकिन दूसरी सुबह जब रफाकत अली ने यहाँ आकर मुनीर हुसैन के बारे में पूछा तो मैंने उसे बताया कि वो गुज़िश्ता रात वापस नहीं आया था। इस पर रफाकत अली ने अपनी हैरत का इजहार किया और नफी में सर हिलाते हुए जेरे लब बुड़बुड़ाया, बेवकूफ, पागल। उसके बाद आपने रफाकत अली को नहीं देखा? नहीं जनाब, उसने कतियत से जवाब दिया, ना इस होटल में और ना ही कहीं किसी गली या बाजार में। तफ्तीश की राह में मुझे रोशनी की जो नन्ही सी किरण दिखाई दी थी वो अब मादूम हो गई थी। मेरी पूरी तवज्जो इस वक्त रफाकत अली पर लगी हुई थी। अगर रफाकत अली का कोई सुराग मिल जाता तो हालात के इसरार से पर्दा उठ सकता था, मगर रफाकत अली तक किस तरह पहुंचा जाए ये मेरी समझ में सरे दस्त नहीं आ रहा था। अलबत्ता एक बात की तस्दीक हो गई थी कि मकतूल मुनीर हुसैन इस शहर का बासी नहीं था, और ये बात भी करीने कयास थी कि वो यहाँ किसी खास मकसद के लिए आया था। मैं जैसे जैसे सोचता जा रहा था उलझता चला जा रहा था। जब कुछ समझ में ना आया तो मैंने रफीक बाजवा से कहा, मैं वो कमरा देखना चाहता हूँ जहाँ मकतूल मुनीर हुसैन ठहरा हुआ था। उसने जवाब दिया, ठहरें जी, मैं ज़रा पता करवाता हूँ। उस कमरे का मुसाफिर इस वक्त कमरे में मौजूद है या बाहर निकला हुआ है? क्या मतलब? मैंने कहा, क्या वहाँ कोई और मुसाफिर ठहरा हुआ है? जाहिर है मलिक साहब, मेरा तो ये रोजी का वसीला है। मैं होटल के कमरों को खाली तो नहीं रख सकता। मुनीर हुसैन नहीं, कोई और सही। रफीक बाजवा ने भारी आवाज में कहा, वैसे मैं असूल का बहुत खरा हूँ। मैंने 19 तारीख तक कमरा नंबर 13 किसी दूसरे मुसाफिर को नहीं दिया, क्योंकि मैं मुनीर हुसैन से 1 हफ्ते का किराया वसूल कर चुका था। मैंने पूछा, मुनीर हुसैन आपको इत्तला दिए बगैर चला गया था, उसके सामान के साथ आपने क्या किया? सामान? रफीक बाजवा के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट नमूदार हुई।
وہ خالی ہاتھ آیا تھا جناب، اور خالی ہاتھ ہی چلا گیا۔ وہ جتنے دن میرے ہوٹل میں رہا، میں نے اسے ایک ہی پتلون قمیض میں دیکھا۔ رفیق باجوہ کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ کسی بھی مرحلے پر مجھے محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی بات کو چھپانے کی یا حقیقت کو بگاڑ کر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اب ایک ہی صورت باقی تھی کہ اگر وہ حقائق کو چھپانے کے لیے کسی داؤ پیچ سے کام لے رہا تھا تو وہ بہت بڑا اداکار تھا۔ ویسے مجھے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ میرے خیال میں موجودہ صورتحال میں مقتول کے کمرے کا جائزہ لینا فضول ہی تھا۔ ہوٹل کے مالک کے بقول مقتول کے پاس سامان نام کی کوئی چیز نہیں تھی جس سے اس کے بارے میں کوئی کارآمد معلومات حاصل ہو سکتی۔ میں نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، باجوہ صاحب، آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ، امید ہے آپ آئندہ بھی۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، میں آپ کا خادم ہوں جناب، غریب نواز ہوٹل کو آپ اپنا ہی سمجھیں۔ آپ جس قسم کا تعاون چاہیں گے میں اس کے لیے شب و روز تیار ہوں۔ فی الحال تو آپ بس اتنا کریں، میں نے دوستانہ انداز میں کہا، کہ جیسے ہی رفاقت علی کا کوئی عطا پتہ معلوم ہو فوری طور پر مجھے مطلع کریں۔ مجھے امید ہے کہ رفاقت علی منیر حسین کے قتل کے معمے کو حل کرنے کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ میں آپ کے خیال سے اتفاق کرتا ہوں جناب، آپ فکر ہی نہ کریں، میں بخوبی سمجھ گیا ہوں آپ کیا چاہتے ہیں، میں نے رازدارانہ لہجے میں کہا، لیکن اس سلسلے میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے باجوہ صاحب۔ کسی کو اس معاملے کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے، اور نہ ہی کسی کو یہ بات معلوم ہو کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، حتیٰ کہ آپ کے عملے کو بھی کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ رفیق باجوہ نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری ہدایات پر بآئینہ عمل کرے گا۔ میں اسے ہاتھ ملانے کے بعد ہوٹل سے نکل آیا۔ دوسرے روز دوپہر کے بعد رفیق باجوہ تھانے میں موجود تھا۔ اس کے ساتھ 13-14 سال کا ایک ملازم صورت لڑکا بھی تھا۔ میں نے رفیق کو بیٹھنے کو کہا۔ وہ بیٹھنے کے بجائے اپنے ساتھی لڑکے سے مخاطب ہو کر تہکمانہ لہجے میں بولا، جیرے، تو باہر جا کے برآمدے میں بیٹھ، جب میں بلاؤں تو اندر آنا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی جیرا نامی لڑکا کمرے سے نکل گیا۔ رفیق باجوہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پرجوش لہجے میں گویا ہوا، ملک صاحب، ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ کیا رفاقت علی کا کوئی سراغ ملا؟ وہ اندرونی خوشی کو دباتے ہوئے بولا، رفاقت علی کو گولی ماریں جناب، میں تو اس سے بھی زیادہ اہم بات آپ کو بتانے آیا ہوں۔ میں ہماتن گوش ہو گیا۔ کہیں، میں سن رہا ہوں۔ مجھے پتا چل گیا ہے منیر حسین کس چکر میں لائل پور آیا تھا۔ وہ سرگوشیانہ لہجے میں بولا، کس چکر میں؟ رفیق باجوہ نے دھیمی آواز میں بتایا، وہی ازلی چکر ہے جناب، عورت کا چکر۔ بجھارتے نہیں ڈالو رفیق، جو جانتے ہو کھل کر بتاؤ۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، وہی بتا رہا ہوں ملک صاحب۔ وہ بھی جواب میں سنجیدہ ہو گیا۔ منیر حسین گھنٹہ گھر بازار کی رہائشی ایک عورت کے پیچھے یہاں آیا تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوری دلچسپی سے رفیق باجوہ کی بات سننے لگا۔ اس نے واقعی ایک اہم انکشاف کیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ملک صاحب، یہاں گھنٹہ گھر بازار میں فضل کریم نامی ایک شخص رہتا ہے۔ مین بازار میں اس کی جوتوں کی دکان ہے، فضل شوز کے نام سے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ منیر حسین فضل کریم کی بیوی زاہدہ کے پیچھے یہاں آیا تھا۔ میں نے سوال کیا، باجوہ صاحب، آپ کو یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ وہ لڑکا جسے میں نے باہر بیٹھنے کو کہا ہے، وہ میرے ہوٹل کے باورچی خانے میں کام کرتا ہے۔ رفیق باجوہ نے بتایا، اس کا نام نذیر عرف جیرا ہے۔ مقتول منیر حسین نے جیرے کے ہاتھ ایک رکا زاہدہ کو بھجوایا تھا۔ جیرے نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ دوسرے روز کوئی لگ بھگ 4 بجے زاہدہ منیر حسین سے ملنے ہوٹل میں بھی آئی تھی۔ میں اس وقت کسی کام سے گیا ہوا تھا، اس لیے میں زاہدہ کو ہوٹل میں داخل ہوتے اور نکلتے دیکھ نہیں سکا، ورنہ میں کل ہی آپ کو بتا دیتا۔ رفیق باجوہ کی فراہم کردہ اطلاعات سنسنی خیز تھیں۔ میں نے جیرے نامی اس لڑکے کو فوری طور پر اندر بلا لیا۔ وہ شاید تھانے میں پہلی مرتبہ آیا تھا، اس لیے خاصا سہما ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ میں نے نرم لہجے میں اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ بدستور کھڑا رہا اور کبھی مجھے اور کبھی رفیق باجوہ کو سراسیمہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اوہے، تم نے سنا نہیں؟ ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ رفیق باجوہ نے اسے دبکا مارا۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، جناب، میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا، مجھے معاف کر دیں، میں بے قصور ہوں۔ مجھے اس کی حالت پر رحم آنے لگا۔ میں نے کہا، اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا تو تمہیں گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں، خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور جو میں پوچھوں اس کا سیدھا اور سچا جواب دو۔
वो झिझकता हुआ बैठ गया, फिर मरियल सी आवाज में बोला, पूछें जी। मैंने पूछा, मुझे पता चला है कि कमरा नंबर 13 के मुसाफिर ने तुम्हें कोई रुका दिया था। जी जनाब। वो दीदा नजरों से रफीक बाजवा को देखते हुए बोला। रफीक ने उसे डांटा, मेरी तरफ क्या देखते हो, मलिक साहब को जवाब दो। जनाब, मुझे थानेदार साहब से बहुत डर लग रहा है। इनकी मूछें बहुत खतरनाक हैं और वो मुझे घूर कर भी देख रहे हैं। जीरे ने भराई हुई आवाज में अपने खौफ का इजहार किया। रफीक ने सख्त लहजे में कहा, ओए खोते दे पुत्र, जब तुमने कोई जुर्म नहीं किया तो फिर डरने की क्या जरूरत है। रुके वाली पूरी बात मलिक साहब को बताओ, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा जी, बताता हूँ, वो थूक निगलते हुए बोला। फिर मेरी तरफ देखते हुए कहा, कमरा नंबर 13 के मुसाफिर ने मुझे एक रुका दिया था और घंटा घर का एक पता भी समझाया था। फिर मुझे वो रुका पहुंचाने के लिए 10 रुपए का एक नोट भी दिया था। काम बहुत आसान था, इसलिए मैंने फौरी तौर पर हामी भर ली और वो रुका उस पते पर पहुंचा दिया। मकतूल ने एक मामूली रुके की तरसील के लिए बच्चे को रिश्वत दी थी। इससे उस रुके की अहमियत का अंदाजा होता था। 10 रुपए को सामईन मामूली रकम ना समझें। ये जिस जमाने का जिक्र है, उस दौर में 10 रुपए अच्छी खासी रकम शुमार होती थी। उस वक्त एक आम मजदूर को 8 आने दिहाड़ी मिलती थी और एक क्लर्क की तनख्वाह 50-60 रुपए माहवार से ज्यादा नहीं थी। बज़ाहिर एक मामूली और एक बेज़रर से काम के लिए जीरे को इतने पैसे मिल गए थे, जो कमोबेश होटल के 15 दिन की तनख्वाह के बराबर थे। मैंने नज़ीर उर्फ जीरे से पूछा, मुनीर हुसैन ने तुम्हें वो रुका कब दिया था? अपने आने के दूसरे दिन जनाब। जीरे ने बताया, मुझे अच्छी तरह याद है, उस दिन इतवार था। रफीक बाजवा ने मुझे बताया था कि मकतूल मुनीर हुसैन उसके होटल में 12 अगस्त की शाम को वारिद हुआ था, यानी हफ्ते के रोज। जीरे के बयान के मुताबिक उसने रुका इतवार यानी 13 अगस्त को जाहिदा नामी किसी औरत को पहुंचाया था। थोड़ी देर पहले रफीक ही की जबानी मुझे यह भी मालूम हो चुका था कि बकौल जीरा उससे अगले रोज कमोबेश 4 बजे जाहिदा होटल में मुनीर हुसैन से मिलने भी आई थी। इसका मतलब है कि वो 14 अगस्त बरोज पीर होटल में आई थी। जबकि मैं होटल गरीब नवाज गया था, तो रफीक बाजवा ने पूरे यकीन से बताया था कि 14 अगस्त की शाम मुनीर हुसैन और उसका दोस्त रफाकत अली एक साथ होटल से निकले थे, जिसके बाद मुनीर हुसैन की वापसी नहीं हुई थी। फिर उसके दूसरे दिन यानी मंगल 15 अगस्त को उसकी लाश धोबी घाट की झाड़ियों में मिली। इन तमाम तारीखों और दिनों को हिसाब को मद्देनजर रखते हुए मैंने जीरे से सवाल किया, तुमने बताया है कि मकतूल मुनीर हुसैन ने तुम्हें इतवार के दिन वो रुका दिया था। जरा सोचकर बताओ, उसने रुका देते वक्त तुमसे क्या कहा था? एक बात की वजाहत कर दूं कि रफीक बाजवा की जबानी जीरे को मालूम हो चुका था कि मुनीर हुसैन को किसी ने कत्ल कर दिया है। उसके बेपनाह खौफजदा होने की बुनियादी वजह भी यही थी। उसे खदशा था कि पुलिस कहीं उसे कत्ल के इल्जाम ही में न धर ले, लेकिन मेरी तजर्बाकार निगाहें बता रही थीं कि जीरे का कत्ल के मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। फिर भी तफ्तीश तो जरूरी थी। बिल वास्ता ना सही, बिला वास्ता ही कोई अहम बात मालूम हो सकती थी। जीरे ने जवाब दिया, जनाब, मुनीर हुसैन ने रुका देने से पहले मुझसे एक और काम भी करवाया था। वो क्या? उसने मुझे मेन बाजार की एक दुकान का पता समझा कर कहा था कि मैं वहां जाऊं और ये देख कर आऊं कि वहां कोई छोटे कद का ऐसा बंदा मौजूद है जिसने ऐनक लगा रखी हो और उसकी दाढ़ी भी हो। जीरे ने एक ही सांस में मालूमात का खजाना उगल दिया था। मैंने महसूस किया, आहिस्ता आहिस्ता उसका खौफ जायल हो रहा था। वो बात जारी रखते हुए बोला, मुनीर हुसैन ने मुझे जिस दुकान पर भेजा था वो जूतों की दुकान है, फजल शूज। वो रुका तो मैंने सवाल किया, फिर क्या हुआ? मुनीर हुसैन ने जिस शख्स को देखने भेजा था वो वाकई दुकान में मौजूद था। मैंने पहली नज़र में ही अंदाज़ा लगा लिया कि वो दुकान का मालिक था, क्योंकि वहां मौजूद ग्राहकों से जूतों की दाम लेकर अपनी मेज़ की दराज में डाल रहा था। मैंने वापस आकर मुनीर हुसैन को रिपोर्ट दी। उसके बाद ही उसने मुझे घंटा घर बाजार के एक मकान का पता बताया और हिदायत की कि मैं वो रुका जाहिदा नामी औरत के हाथ में देकर फौरी तौर पर वापस आ जाऊं। मैंने पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि उस रुके में क्या लिखा था? ये सवाल मैंने ज़िमनी तौर पर किया था। उसने जवाब दिया, जनाब, वो रुका एक लिफाफे में बंद था। अगर बंद ना भी होता तो मैं ये नहीं जान सकता था कि उसमें क्या लिखा था, क्योंकि मैं तो पढ़ना नहीं जानता। मुझे बस 100 तक गिनती आती है या फिर कीड़े मकोड़ों की शक्ल में अपना नाम लिख लेता हूँ।
तुमने जाहिदा नामी उस औरत को रुका दिया तो ये बताया था कि वो रुका किसने भेजा है? जीरे ने नफी में सर हिलाया। नहीं जनाब, मुनीर हुसैन ने मुझे ताकीद की थी कि मैं उस औरत से कोई बात ना करूं, बस रुका उसके हाथ में रख कर वापस लौट आऊं। और तुमने ऐसा ही किया? जी। लफ्ज जी उसके मुंह से इस तरह खारिज हुआ था जैसे वो मेरे जुमले का मफहूम ना समझ पाया हो। रफीक बाजवा ने कहा, मलिक साहब, मैंने अपने तौर पर जो मालूमात इकट्ठी की हैं उनके मुताबिक जाहिदा नामी वो औरत फजल शूज वाले पस्ता कामत मौलवी फजल करीम की बीवी है। घंटा घर बाजार में उनका पुख्ता मकान है और उनके 3 बच्चे भी हैं। बहुत खूब, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। बाजवा साहब, आप गलत फील्ड में चले गए हैं, आपको तो पुलिस डिपार्टमेंट में होना चाहिए। खोज का काम आप बहुत अच्छा कर लेते हैं। वो अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया, फिर बोला, अब मेरे लिए क्या हुक्म है जनाब? मैंने कहा, आप मुझे फजल करीम के घर का पता बताएं या फिर मेरी रहनुमाई के लिए जीरे को यहाँ छोड़ जाएं। अब आपका काम खत्म और मेरा काम शुरू। मेरी गैर मौजूदगी में तो ये बेचारा खौफ से ही कांपता रहेगा मलिक साहब। रफीक बाजवा ने जीरे की जानिब इशारा करते हुए कहा, मैं आपको फजल करीम की दुकान और मकान दोनों का पता बिल तफसील लिख कर दे देता हूँ। जीरे को आप जाने ही दें तो अच्छा है। मैंने जीरे को जाने की इजाज़त दे दी। रफीक बाजवा ने दोनों पते एक कागज़ पर लिख कर मुझे दे दिए। वो रुखसत होने लगा तो मैंने उसकी याद दहानी के लिए कहा, रफ़ाकत अली को भूल नहीं जाना। मुझे अच्छी तरह याद है जनाब, आप फिक्र ही ना करें। रफीक बाजवा के जाने के बाद मैंने एएसआई सिकंदर अली को साथ लिया और फजल करीम के घर की जानिब रवाना हो गया। पहले मैंने सोचा था कि फजल करीम की दुकान पर जाऊं, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया। फजल करीम की गैर मौजूदगी में जाहिदा को घेरना ज्यादा मुनासिब था। जब हम मतलूबा मकान पर पहुंचे तो दिन के 3:30 बज रहे थे। वो गर्मियों के दिन थे और अभी दोपहर अपने जोबन पर थी। मेरी दस्तक के जवाब में एक बच्चा दरवाजे पर आया। उसने दरवाजे का एक पट खोलकर बाहर झांका। वो 6-7 साल का एक मासूम सूरत बच्चा था। मेरी वर्दी पर नजर पड़ते ही वो तेज आवाज में चिल्लाया, अम्मी, अम्मी, पुलिस आई है। उसके बाद वो घर के अंदर चला गया। मैं सोच में पड़ गया, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। सिकंदर अली ने मेरी तशवीश को महसूस करते हुए कहा, मलिक साहब, हमसे गलती हो गई, हमें यहाँ सादा लिबास में आना चाहिए था। गलती तो वाकई हुई है, मैंने हकीकत को तस्लीम करते हुए कहा। अब इस गलती को निभाना तो पड़ेगा। मेरी बात खत्म हुई ही थी कि दरवाजे की ओट में मुझे किसी की आमद महसूस हुई। फिर एक मुतरन्नम आवाज मेरी समात से टकराई। क्या बात है, आपको किससे मिलना है? वो यकीनी तौर पर जाहिदा ही हो सकती थी। मेरी मालूमात के मुताबिक इस घर में एक ही औरत का वजूद पाया जाता था। उसकी आवाज से मैंने अंदाजा लगाया कि वो एक तालीम याफ्ता औरत थी। वो बच्चा जो हमें देखकर चिल्लाता हुआ अंदर भागा था, इस वक्त भी दरवाजे का पट थामे खड़ा था। शायद माँ की मौजूदगी में उसका हौसला बढ़ गया था। मैंने खनकार कर गला साफ किया, फिर कहा, फजल करीम का घर यही है? जी, यही घर है, लेकिन वो इस वक्त घर पर नहीं। उसने शाइस्ता लहजे में जवाब दिया। मेन बाजार में उनकी दुकान। हमें फजल करीम से नहीं बल्कि तुमसे काम है। मैंने उसकी बात काट कर कहा, तुम यकीनी तौर पर जाहिदा हो, फजल करीम की बीवी। उसने एक लम्हे के वक्फे से जवाब दिया, आपका अंदाजा दुरुस्त है, लेकिन मुझसे आपको क्या काम है? वो इतना जरूरी काम है कि गली में खड़े खड़े बताया नहीं जा सकता। मैंने पुरस्रार अंदाज में कहा, क्या घर में बैठने की कोई जगह नहीं है? देखें, मैं फजल करीम की गैर मौजूदगी में आपको घर के अंदर नहीं बुला सकती। वो जुज़बुज़ होकर बोली, आप ऐसा करें कि मगरिब के बाद आ जाएं, जब तक फजल करीम भी आ जाएंगे। मैंने कहा, जो बात मैं तुमसे करने आया हूँ, फजल करीम की मौजूदगी में उसका तज़किरा मुनासिब नहीं रहेगा। ऐसी क्या बात है? उसके सवाल में तशवीश पिनहा थी। मैं एक इंतहाई अहम इत्तला तुम्हें देने आया हूँ। कैसी इत्तला? मैंने मायनी खेज अंदाज में कहा, वो इत्तला तुम्हारे किसी प्यारे की मौत से मुतल्लिक है। हाय, मैं मर गई। उसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया। फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया। मेरे सामने हसीन व जमील जाहिदा खड़ी थी। वो पुरकशिश चेहरे की मालिक एक भरपूर औरत थी, मगर इस वक्त उसके चेहरे पर परेशानी खैमाजन थी। उसने लुकनत आमेज आवाज में कहा, मैं आपके लिए बैठक खोलती हूँ। दूसरे ही लम्हे हम फजल करीम की सजी सजाई बैठक में बैठे थे। मैं और सिकंदर अली एक सोफे पर बैठे थे, जबकि जाहिदा हमारे सामने खड़ी थी। उसने गमनाक आवाज में सवाल किया, आप कौन सी बुरी खबर सुनाने आए हैं जो फजल करीम के सामने सुनाई नहीं जा सकती? इत्मीनान से बैठ जाओ बीबी, मैंने नरमी से कहा। इस खबर का ताल्लुक तुम्हारी ज़ात से है।
फजल करीम का ला इल्म रहना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। वो कुछ नहीं बोली, हरासा नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने पूछा, 14 अगस्त बरोज पीर सपहर 4 बजे तुम कहाँ गई थी? उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मिनमिनाती हुई आवाज में बोली, मैं यहीं थी, मेरा मतलब है, मैं घर में ही थी। उसके लहजे के खोखलेपन से जाहिर हो रहा था कि वो झूठ बोल रही थी। मैंने सख्त अंदाज में कहा, तुम झूठ बोलकर खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा लोगी बीबी। मैंने क्या झूठ बोला है? वो मसनूई गुस्से का इजहार करते हुए बोली। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मुनीर हुसैन से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मुनीर हुसैन? उसने मुंह को बिगाड़कर अजीब से लहजे में कहा, मैं किसी मुनीर हुसैन को नहीं जानती। अभी जान लोगी, मैंने उसे घूरते हुए कहा। 14 अगस्त को दोपहर 4 बजे तुम होटल गरीब नवाज के कमरा नंबर 13 में क्या करने गई थी? होटल गरीब नवाज, कमरा नंबर 13? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जाहिदा ने नागवारी से कहा, फिर पूछा, आप तो मुझे किसी प्यारे की मौत की खबर सुनाने आए थे, अब आप उल्टी सीधी बातें करने लगे। मैंने स्पाट आवाज में कहा, मुनीर हुसैन अब इस दुनिया में नहीं, किसी ने उसे कत्ल कर दिया है। अपनी बात खत्म करते ही मैं उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेने लगा। उसके चेहरे पर परेशानी के बजाय उलझन आमेज तासुरात नमूदार हो रहे थे। वो बोली, तो उसकी आवाज में भी उलझन नुमाया थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बार बार किस मुनीर हुसैन का जिक्र कर रहे हैं? मैं आपको पहले बता चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ कि मैं किसी मुनीर हुसैन को नहीं जानती। यकीनी तौर पर आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई बीबी, बल्कि हम तुम्हारी गलत फहमी दूर करने आए हैं। सिकंदर अली ने सुलगते हुए लहजे में कहा, मलिक साहब की बातों के ठीक ठीक जवाब दो, वरना हम तुम्हें थाने ले जाने पर मजबूर हो जाएंगे। थाने के जिक्र पर वो खौफजदा नजरों से मुझे देखने लगी, फिर अपने लहजे को मजबूत बनाते हुए बोली, मैंने क्या जुर्म किया है? आप मुझे खामखा थाने क्यों लेकर जाएंगे? जुर्म तो थाने चलकर मालूम होगा बीबी। मैंने सख्त लहजे में कहा, अभी तो तुम ये बताओ कि मुनीर हुसैन तुमसे किस सिलसिले में मिलने आया था? इस दौरान में जाहिदा के तीनों बच्चे भी वहां आ गए थे, जिनकी उम्रें अलल तरतीब 6 साल, 5 साल और 3 साल थीं। उनके नाम मुझे बाद में मालूम हुए। बड़े बेटे का नाम तारिक, उससे छोटे का नाम आरिफ और सबसे छोटी बच्ची का नाम आबदा परवीन था। वो तीनों टुकर टुकर कभी हमें और कभी अपनी माँ को देखते। जाहिदा के लिए खड़े रहना मुमकिन नहीं रहा था और वो एक कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कहा, बीबी तुम जितनी देर करोगी तुम्हारी मुसीबत में इजाफा होता जाएगा। अगर तुम्हारा शौहर आ गया तो फिर तुम्हारा राज राज नहीं रहेगा, तुम्हारी अज़दवाजी जिंदगी दांव पर लग जाएगी। वो जिच होकर बोली, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर मुझे शर्मिंदा होना पड़े। फजल करीम मुझ पर बहुत एतमाद करता है। मैं आपसे एक बार फिर कहूंगी, आपको किसी ने मिसगाइड किया है। मैं किसी मुनीर हुसैन को नहीं जानती और ना ही इस नाम के किसी शख्स से मेरा कोई ताल्लुक रहा है। एक लम्हे के लिए मैं सोच में पड़ गया। जाहिदा का एहतजाज खासा मजबूत था। मैंने बात को घुमाकर दूसरे अंदाज में सवाल किया, चलो मान लिया कि तुम मुनीर हुसैन से वाकिफ नहीं। थोड़ी देर के लिए मैं ये बात तस्लीम भी कर लेता हूँ कि फजल करीम तुम पर बहुत भरोसा करता है। तुम उसकी नज़रों से गिरने वाला कोई काम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती हो। अब ये बताओ कि 14 अगस्त को गरीब नवाज होटल के कमरा नंबर 13 में तुम इस शख्स से मुलाकात करने क्यों गई थी? अपनी बात मुकम्मल करने से पहले ही मैंने जेब से मकतूल मुनीर हुसैन की तस्वीर निकालकर जाहिदा की आंखों के सामने कर दी। उसने नजर भरकर तस्वीर को देखा, फिर बेसाख्ता उसकी जबान से निकला, नसीर अहमद, क्या हुआ इसे? मैंने और सिकंदर अली ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। इस नए इंकशाफ ने हमें हैरत ज़दा कर दिया था। मैंने जाहिदा से पूछा, तुम इस शख्स को जानती हो? हाँ, इसका नाम नसीर अहमद है, जाहिदा ने जवाब दिया, लेकिन आप बताते क्यों नहीं, इसे आखिर हुआ क्या है? मैंने अफसोसनाक अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, बीबी, ये तस्वीर मकतूल मुनीर हुसैन की है, जिसे 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब किसी ने कत्ल करके धोबी घाट वाली झाड़ियों के पास फेंक दिया था। हम इसी कत्ल के सिलसिले में तफ्तीश कर रहे हैं। अचानक जाहिदा के चेहरे पर जर्दी खुंड गई। वो नहीफ सी आवाज में बोली, मगर मेरा इस कत्ल से क्या ताल्लुक है? तुम वो हस्ती हो जो 14 अगस्त की सपहर में मकतूल से होटल के कमरे में मिली थी, और हमें यह भी मालूम हो चुका है कि उससे एक रोज कबल मकतूल ने तुम्हारे नाम एक दस्ती रुका भेजा था। हमारे पास वाकयाती शहादतें और एक प्याम्बर भी मौजूद है। अगर तुमने कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की
तो तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकेगा। अचानक उसने रोना शुरू कर दिया। रोते रोते वो एक ही बात पर तकरार करती रही थी कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने नसीर को कत्ल नहीं किया। मेरा तो ख्याल था कि वो वापस लाहौर चला गया होगा। मैं कुछ नहीं जानती कि इसके साथ क्या हुआ। माँ की देखा देखी बच्चों ने भी रोना शुरू कर दिया। वो बैठक देखते ही देखते मातम कदा बन गई। सिकंदर अली इस सूरत हाल से बौखला गया, लेकिन मैं जानता था कि लोहा गर्म हो चुका था। इस वक्त चोट लगाना ज्यादा मुनासिब था। मैंने आहिस्तगी जाहिदा को पुकारा, फिर तसल्ली आमेज लहजे में कहा, देखो बीबी, अगर तुम कानून के साथ ताउन करने को तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारे बचाव का कोई रास्ता निकालने की कोशिश करूंगा। वो गुलूगीर आवाज में बोली, मैंने कोई कसूर नहीं किया थानेदार साहब, खुदा गवाह है। नसीर अहमद की मौत से मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। मैंने पुचकारने वाले अंदाज में कहा, अगर तुम वाकई बेगुनाह हो तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा बाल भी बीका नहीं होगा। तुम सब कुछ मुझे सच सच बता दो, और मुझे कुछ बताने से पहले तुम एक जरूरी काम ये करो कि खुद को संभालो। तुम्हारी हालत देखकर बच्चे परेशान हो रहे हैं। मेरी तसल्ली तशफ़ी ने उसका हौसला बढ़ाया। मेरी बात उसकी समझ में आ गई और उसने रोना बंद कर दिया। फिर अपने दुपट्टे के पल्लू से आंसू पोंछते हुए बच्चों की जानिब मुतवज्जा हुई। थोड़ी ही देर में वहां खामोशी छा गई। मैं जाहिदा से कोई सवाल पूछने का इरादा कर ही रहा था कि उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अपनी दस्ती घड़ी पर निगाह डाली। वक्त 5 बजे के करीब था। अभी फजल करीम के आने में करीब करीब 2 घंटे थे। जाहिदा ने बताया था कि वो मगरिब के वक्त दुकान बंद करके घर आता है। मैं जाकर देखती हूँ, जाहिदा ये कहते हुए बैरूनी दरवाजे की जाने बढ़ गई। फिर दरवाजे पर किसी औरत के बोलने की आवाज आई। वो जाहिदा से पूछ रही थी, खैर तो है जाहिदा, सुना है तुम्हारे घर पुलिस आई थी। वो किसी का पता पूछ रहे थे। जाहिदा ने फौरी तौर पर बात बना दी। मैंने कह दिया, हमें कुछ मालूम नहीं। किसका पूछ रहे थे? हनीफ चुगताई का। जाहिदा ने बर वक्त एक नाम तख्लीक किया। मैं उसकी फनकारी को मान गया। उस औरत ने जवाब दिया कि ये नाम तो मैंने पहली मर्तबा सुना है। मेरे ख्याल में हमारी गली में तो इस नाम का कोई शख्स नहीं रहता। मेरा भी यही ख्याल है रहमत खाला, जाहिदा ने कहा। फिर दरवाज़ा बंद करके वापस बैठक में आ गई। मैंने कहा, तुम तो खासी ज़हीन और हाजिर जवाब औरत हो। उसने अपनी तारीफ सुनकर कोई तबसरा नहीं किया और उजलत से बोली, थानेदार साहब, आपको जो पूछना है जल्दी जल्दी पूछ लें। कोई आ गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अभी तो मैंने रहमत खाला को टाल दिया है। अगर फजल करीम को पता चल गया कि मैंने आप लोगों को उसकी गैर हाजिरी में घर के अंदर बिठाया था तो मुझे जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि अपना काम निपटा कर जल्दी से चले जाएं। उसकी हालत देखकर मुझे वाकई तरस आ गया। तीनों बच्चे उसके नजदीक ही बैठे थे, अगरचा वो खामोश थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अनजाना खौफ हलकोरे ले रहा था। ऐसे महसूस होता था कि वो अचानक फट पड़ेंगे। मैंने मौके की नज़ाकत को समझते हुए जाहिदा से सवाल किया। अभी ये बात तो साबित होना बाकी थी कि मकतूल का असल नाम क्या था। उसने होटल गरीब नवाज में मुनीर हुसैन के नाम से कमरा बुक करवाया था, जबकि जाहिदा ने उसे नसीर अहमद के हवाले से शनाख्त किया था। असल बात का इल्म जाहिदा की रुदात सुनने के बाद हो सकता था। मैंने जाहिदा से पूछा, तुम मुनीर हुसैन, मेरा मतलब है नसीर अहमद से मिलने होटल क्यों गई थी? उसने रुके में बात ही ऐसी लिख दी थी कि मैं मजबूर हो गई। उसने जवाब दिया। मैंने सवाल किया, क्या लिखा था? वो मिन्नत आमेज लहजे में बोली, पहले आप वादा करें, इस केस के सिलसिले में कहीं भी मेरा नाम नहीं आएगा। मैं ऐसा कोई वादा कबल अज वक्त नहीं कर सकता बीबी, मैंने खालिस थानेदाराना लहजे में कहा। अलबत्ता इस बात की तुम तसल्ली रखो कि अगर तुम वाकई बेकसूर साबित हुई तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश का जरूर एहतराम करूंगा। उसने पुरुमीद नजरों से देखा और रुहासी आवाज में कहा, खुदा की कसम, मैं बेगुनाह हूं। इसका फैसला मैं तुम्हारी कहानी सुनने के बाद करूंगा। वो बेबसी से मुझे देखने लगी। मेरी यकीन दहानी पर उसने तमाम हालात तफसील के साथ मुझे बताए। मैं उसमें से गैर ज़रूरी बातें हज़फ करके खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, ताकि आपका जहन किसी उलझन का शिकार ना हो और आप इस केस को पूरी तरह से समझ सकें। नसीर अहमद लाहौर के इलाके भाटी गेट का रहने वाला था। जाहिदा का मैका भी भाटी ही था, बल्कि ये दोनों खानदान एक ही गली में आबाद थे। जाहिदा के वालिद सनार थे और खुद को बड़े आला खानदान का तसव्वुर करते थे, जबकि नसीर अहमद का बाप मंजूर अहमद मोची था। अपने मोहल्ले ही में उसकी छोटी सी दुकान थी, जहां वो दिन भर बैठा लोगों के जूते गांठता रहता। जाहिदा और नसीर की उम्रों में ज्यादा फर्क नहीं था।
نصیر زاہدہ سے 2 سال بڑا تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد نصیر نے تعلیم کا سلسلہ موقوف کر دیا اور ایک دفتر میں کلرکی کر رہا تھا، جبکہ زاہدہ نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا تھا۔ نصیر احمد اول روز ہی سے زاہدہ کو پسند کرتا تھا، مگر زاہدہ نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ البتہ اسے اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ نصیر احمد اسے چاہت کی نظروں سے دیکھتا تھا۔ دونوں خاندان چونکہ ایک ہی گلی میں تھے، اس لیے دن میں کئی بار زاہدہ اور نصیر کا آمنا سامنا ہو جاتا تھا۔ پھر ایک دوسرے کے گھر کی باتیں بھی ایک دوسرے کے گھر میں ہوتی رہتی تھی۔ دونوں گھروں کے بزرگوں میں نہ تو بہت گہرا میل ملاپ تھا اور نہ ہی کوئی رنجش۔ نصیر اپنی محبت میں ثابت قدم رہا، لیکن زاہدہ اسے مستقل نظر انداز کرتی رہی۔ نصیر کی ایک بات البتہ زاہدہ کو اچھی لگی تھی کہ اس نے کبھی عام عاشقوں کی طرح کوئی حرکت نہیں کی تھی جس سے اسے کسی الجھن یا کوفت کا سامنا ہوتا اور اس کا گھر سے نکلنا دوبھر ہو جاتا۔ جب بھی ان کا آمنا سامنا ہوتا، نصیر انتہائی شائستگی سے اس سے ملتا اور بہت ہی مہذب الفاظ میں اسے اپنی چاہت کا یقین دلانے کی کوشش کرتا۔ زاہدہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس کے والد مشتاق حسین کی سخت گیری تھی۔ وہ اپنے والد سے بہت ڈرتی تھی کیونکہ وہ ذرا ذرا سی بات پر طوفان کھڑا کر دیتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زاہدہ کے دل میں بھی نصیر کی محبت نے جڑ پکڑنا شروع کر دی، لیکن اس نے کبھی نصیر کو اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ دونوں خاندان کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے۔ مشتاق حسین اس کے لیے ایک موچی کے بیٹے کا رشتہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ نصیر کو اپنی کم مائیگی کا احساس تو تھا، مگر وہ اس سلسلے میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے خاندانی پیشے کو چھوڑ کر دفتری بابو تو بن گیا تھا، مگر اس کا کیا کرتا کہ وہ بہرحال ایک موچی کا بیٹا تھا، جبکہ زاہدہ کا والد مشتاق حسب و نسب کا بڑا چرچا کرتا تھا۔ وہ ذات کا بھٹی تھا اور کاروبار کے لحاظ سے بھی خاصا مضبوط تھا۔ زاہدہ کے دل میں نصیر کے لیے اگر تھوڑی بہت محبت جاگی بھی تھی تو وہ اپنے والد کے خوف سے دب گئی تھی، مگر دوسری جانب نصیر کا حال ہر گزرتے دن کے ساتھ بے حال ہو رہا تھا۔ وہ ہر قیمت پر زاہدہ کو حاصل کرنے کا تہیا کر چکا تھا۔ ایک روز زاہدہ کالج سے واپس آ رہی تھی کہ نصیر نے اس سے راستے میں ملاقات کی۔ زاہدہ زاہدہ کے رک جانے پر اس نے کہا، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، زاہدہ نے جواب دیا۔ نصیر نے احتجاجی لہجے میں کہا، پھر تم مجھ سے اکھڑی اکھڑی کیوں رہتی ہو؟ کیا تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ کوئی شکایت نہیں، زاہدہ نے مختصر سا جواب دیا۔ تمہارا رویہ میری سمجھ سے باہر ہے، نصیر نے شکایتی لہجے میں کہا۔ تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تمہیں کس قدر چاہتا ہوں۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، مگر تمہاری بے رخی برداشت نہیں کر سکتا۔ زاہدہ نے تحمل سے جواب دیا، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ دراصل میں اپنے گھر والوں کی وجہ سے مجبور ہوں۔ اگر ابو کو پتہ چل گیا تو وہ میری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ تمہارا مطلب ہے اگر گھر والوں کی مجبوری نہ ہو تو تم مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ جزبز ہو کر رہ گئی۔ نصیر، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیا میں یہ سمجھ لوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے ذرا برابر بھی گنجائش نہیں؟ نصیر نے پوچھا۔ تم اپنے تئیں جو چاہو سمجھ لو، مگر میں نے تمہیں اپنی مجبوری بتا دی ہے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد نصیر نے کہا، دیکھو زائدہ، ہم نے ایک ہی محلے کی ایک ہی گلی میں آنکھ کھولی ہے، ایک ساتھ پل بڑھ کر جوان ہوئے ہیں، ہمارا بچپن ایک ساتھ کھیلا ہے۔ میری شخصیت کا کوئی پہلو تم سے پوشیدہ نہیں۔ تم میری ہر خوبی اور خامی سے اچھی طرح واقف ہو اور یہ بھی بخوبی جانتی ہو کہ میں تمہیں کس قدر چاہتا ہوں۔ پھر تمہارا گریز کرنا میری سمجھ سے باہر ہے۔ اور ہاں، یہ بات ذہن سے نکال دو کہ میں تمہاری کیفیت سے واقف نہیں۔ میں جانتا ہوں، اور اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو تو کم از کم نفرت بھی نہیں کرتی ہو۔ مجھے تمہاری محبت، چاہت اور لگاؤ کی ضرورت نہیں، میں بس تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے حصول کی خاطر پوری دنیا سے ٹکر لے سکتا ہوں۔ بات پوری دنیا سے ٹکرانے کی نہیں نصیر، زاہدہ نے کہا۔ وہ اپنی شان میں نصیر کا اظہار محبت سن کر خوشی سے نہال ہو گئی تھی، لیکن اس نے اپنے دلی جذبات کو چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ میں پھر اپنے سوال کو دہراؤں گا زاہدہ، وہ اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے بولا۔ اگر تمہارے امی ابو کی مجبوری آڑے نہ آئی تو کیا تم میری بننے کو تیار ہو؟ زاہدہ خاموش کھڑی رہی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نصیر خاصی دیر تک اس کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو اس نے سوال کیا، زاہدہ، کیا میں تمہاری خاموشی کو انکار سمجھ لوں؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، نصیر، میں اپنے ابو کا بہت احترام کرتی ہوں، اور تمہارے ابو کی خوشنودی کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟
नसीर ने तंजिया लहजे में पूछा। उनके दिल में जगह बनाने के लिए मुझे कौन सा पहाड़ काटना होगा? जाहिदा ने शिकस्ता लहजे में कहा, नसीर, तुम मेरे अब्बू को नहीं जानते हो। वो अपने बराबर के या उससे बड़े खानदान में मेरी शादी करना चाहते हैं। मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ। वो कभी इस बात पर राजी नहीं होंगे कि मेरी शादी किसी फटीचर क्लर्क से हो। नसीर ने उसकी बात काटते हुए कहा, और ऐसा फटीचर क्लर्क जो एक मोची का बेटा भी हो। जाहिदा ने जख्मी नजरों से नसीर को देखा। तुम मेरी नीयत पर शक ना करो नसीर, मैंने तुम्हें हकीकत बता दी है। देखो नसीर, मैं खानदानी ऊंच नीच को कोई अहमियत नहीं देती। सब इंसान मेरी नज़र में बराबर हैं। कोई पेशा भी कमतर नहीं। इंसान की बड़ाई को उसके किरदार और अमाल की रोशनी में देखना चाहिए। तुमने अपने ये रोशन ख्यालात कभी अपने अब्बू को भी बताने की कोशिश की है? प्लीज़ तंज ना करो नसीर। जाहिदा का अंदाज घिघियाने वाला था। मैं लड़की हूँ, अपने अब्बू के सामने मजबूर हूँ। मेरे अब्बू की मर्जी के बगैर मैं कोई फैसला नहीं कर सकती। नसीर ने दो टोक लहजे में कहा, और अगर मैं उन्हें तैयार कर लूँ तो? मगर कैसे? जाहिदा ने चौंक कर सवालिया नजरों से उसे देखा। ये मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। वो आसमान की तरफ देखते हुए पुरख्याल अंदाज में बोला। तुम क्या करना चाहते हो नसीर? जाहिदा परेशान हो गई। वो उसकी आंखों में झांकते हुए पुरएतमाद लहजे में बोला, मैं तुम्हें हासिल करने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे डर लग रहा है नसीर। जाहिदा ने हरासा नजरों से उसे देखा। तुम्हारे जहन में क्या मंसूबा पल रहा है? मैं अब्बू से बहुत मोहब्बत करती हूँ। खुदा न खास्ता कहीं उन्हें उन्हें कुछ भी नहीं होगा जाहिदा। वो मेरे मुस्तकबिल में ससुर बनने वाले हैं। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जाहिदा ने पूछा, फिर भी तुम्हारे जहन में क्या है? कुछ मुझे भी तो बताओ। मैंने कहा ना, फिलहाल मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तुम्हें रफ्ता रफ्ता खुद सब पता चल जाएगा। बस तुम एक वादा करो, और वो ये है कि जब तक मैं तुम्हारी हैसियत का नहीं हो जाता, तुम किसी और से शादी नहीं करोगी। वो पलकें झपका कर बोली, मैं अब भी कुछ नहीं समझी। अपने जहन पर ज्यादा जोर ना दो, नसीर ने कहा। मैंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने का फैसला कर लिया है। वो बोली, पता नहीं तुम कैसी उलझी उलझी बातें कर रहे हो। आने वाले दिनों में ये तमाम बातें तुम्हारे सामने सुलझ जाएंगी। मैं तुम्हारे अब्बू की नज़रों में वो मुकाम हासिल कर लूंगा कि फिर उन्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं खुद को बदल कर रख दूंगा। बस तुम मुझे 2 साल की मोहलत दे दो। सिर्फ 2 साल जाहिदा। जाहिदा ने पूछा, तुम इन 2 सालों में क्या करोगे? मत पूछो, कबल अज वक्त मत पूछो जाहिदा। बस तुम मुझसे वादा करो। 2 साल के बाद मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बना लूंगा, और ये एक मर्द का वादा है। तुम कहीं जा रहे हो? वो कतियत से बोला, हाँ, मैं बैरून मुल्क जाऊंगा। शबो रोज मेहनत करूंगा। अपने आराम का एक एक लम्हा तहज दूंगा। बहुत ज्यादा दौलत कमाना है मुझे। तुम वादा करती हो ना कि तुम 2 साल तक अपनी शादी के सिलसिले को टालती रहोगी? बमुश्किल उसके मुंह से निकला, मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं जाहिदा, तुम्हें हर सूरत ये करना होगा। जाहिदा का दिल तहो बाला हो रहा था। वो अपने जज्बात पर काबू पाते हुए बोली, ठीक है, मैं 2 साल तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसके बाद अबू जो चाहेंगे वो ही होगा। नसीर की खुशी दीदनी थी। उसके अंदर मुसर्रत की किरणें फूट रही थीं। जाने से पहले जाहिदा ने कहा, अब तुम मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करोगे। मैं वादा करता हूं कि दानिस्ता तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, और ना ही तुमसे खामखा बात करने की कोशिश करूंगा। मगर तुम भी अपने वादे पर कायम रहना। उसके बाद दोनों ने अपनी अपनी राह ली। चंद रोज के बाद पता चला कि नसीर अहमद ने क्लर्की छोड़ दी है। क्यों, इस बारे में कोई हतमी बात सामने नहीं आई। 1 माह के बाद अंदरूने खाना ये खबर सुनने को मिली कि नसीर अहमद बेहतर मुलाजमत के सिलसिले में ईरान जा रहा है। वाज़ह रहे कि उस ज़माने में मैट्रिक पास आदमी की बड़ी वैल्यू होती थी। ऐसे शख्स का शुमार पढ़े लिखे अफराद में किया जाता था। ईरान रवानगी के 2 माह बाद ही नसीर अहमद के ड्राफ्ट आने लगे। देखते ही देखते घर की हालत बदलने लगी। नसीर अहमद के वालिद मंजूर अहमद ने नसीर की हिदायत पर अपना पुराना ख़ानदानी काम छोड़कर जनरल स्टोर खोल लिया। फिर पता चला कि नसीर ईरान से तुर्की चला गया है, और उसकी मज़ीद तरक्की भी हो गई है। ड्राफ्ट की रकम बढ़ती गई, हत्ता कि 1 साल के अंदर ही मंजूर अहमद ने पुख्ता मकान भी तामीर करवा लिया। अगले साल खबर आई कि नसीर अहमद यूनान पहुंच गया है। नसीर को बैरून मुल्क गए 1.5 साल हुआ था कि मंजूर अहमद की हालत ही बदल गई थी। अब वो मंजूर मोची नहीं, बल्कि माशरे का एक बाइज्जत फर्द बन चुका था। उसका जनरल स्टोर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था। इस दौरान में जाहिदा के रिश्ते आते रहे, और वो नसीर से किए हुए वादे के मुताबिक अपनी तालीम का उज़र पेश करके इस सिलसिले को टालती रही। उसने अपने वालिद से कह दिया
کہ جب تک وہ گریجویشن نہ کر لے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ نصیر کی اس انتھک کوشش نے زاہدہ کے دل میں اس کی محبت کو اور بھی جاگزیں کر دیا تھا۔ انتظار کی مدت ختم ہونے میں ابھی 2 ماہ باقی تھے۔ زاہدہ کے انگ انگ سے خوشی ٹپکتی تھی۔ اس کی خاطر پردیس کی صعوبتیں کاٹنے والا اب تب میں آنے ہی والا تھا۔ وہ ایک ایک دن گن گن کر گزار رہی تھی۔ سب سے بڑی خوشی اسے اس بات کی تھی کہ اس نے نصیر سے کیا ہوا وعدہ نبھایا تھا۔ پھر ایک ایسی انہونی ہو گئی کہ سب کچھ تلپٹ ہو کر رہ گیا۔ اچانک نصیر احمد کا رابطہ اس کے گھر والوں سے منقطع ہو گیا۔ اس کی جانب سے خط و کتابت کا سلسلہ اور ڈرافٹ آنا بند ہو گئے۔ اس صورتحال نے نصیر کے والدین کو پریشان کر دیا۔ انہوں نے نصیر کے بارے میں معلوم کرنے کی اپنی سی کوشش کر ڈالی مگر ساری محنت رائے گاں گئی۔ مصیبت یہ تھی کہ منظور احمد کے پاس نصیر کا ایڈریس نہیں تھا، یعنی تازہ ترین ایڈریس نہیں تھا۔ آخرکار 5-6 ماہ کی تگ و دو کے بعد وہ تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ بیٹے کی سلامتی کی دعا مانگنے کے سوا اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ دوسری جانب زاہدہ کے دل پر تو ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی، مگر وہ بے بس تھی۔ کہتے ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے تو ہر طرف سے آتی ہے۔ زاہدہ نصیر کے لیے تو پریشان تھی ہی، اسی دوران میں اس کے گھر پر ایک اور افتاد آن پڑی۔ مشتاق حسین بھٹی کی دکان میں چوری ہو گئی۔ رات ہی رات میں چور اس کی دکان کا صفایا کر گئے۔ یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا۔ اس کا 70-80 ہزار کا نقصان ہو گیا۔ اس زمانے کے 70-80 ہزار روپے بہت بڑی رقم تھی۔ اتنے بھاری نقصان نے مشتاق حسین کو چارپائی سے لگا دیا۔ پھر اسے سنبھلنے میں 1 سال لگ گیا۔ وہ سنبھل تو گیا، مگر اب سوال یہ تھا کہ کیا کیا جائے۔ پہلے جیسی دکانداری دوبارہ جمانے میں کئی سال لگ جاتے۔ گزشتہ 1 سال کے عرصے میں وہ رشتہ داروں اور کاروباری لوگوں کا بھی مقروض ہو گیا تھا۔ بہرحال اس نے اللہ کا نام لے کر کام کا آغاز کر دیا۔ سب سے پہلے تو وہ اپنے مکان کو فروخت کر کے کرائے کے گھر میں اٹھایا۔ اس طرح قرض خواہوں کا منہ بھی بند ہو گیا اور اس نے اپنی دکان کو بھی گزارے لائق بنا لیا۔ زندگی اپنا سفر ہر حال میں جاری رکھتی ہے۔ اب وہ پہلے جیسے ٹھاٹ باٹ تو نہیں رہے تھے، لیکن زندگی جیسے تیسے گزر رہی تھی۔ اسی دوران میں زاہدہ کے لیے لائل پور سے فضل کریم کا رشتہ آ گیا۔ مشتاق حسین کی ساری اکڑ فون نکل چکی تھی۔ اب اس کی خواہش تھی کہ جیسے بھی ہو زاہدہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا اور زاہدہ سے اس کا عندیہ لیا۔ زاہدہ اپنے والد کی حالت دیکھ دیکھ کر کڑتی رہتی تھی۔ نصیر کی جانب سے وہ ابھی مایوس تو نہیں ہوئی تھی، تاہم اسے اطمینان تھا کہ وہ اپنے وعدے میں سرخرو رہی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے والدین کی خواہش کے سامنے گردن جھکا دی۔ قصہ مختصر، 6 ماہ کے اندر اندر زاہدہ فضل کریم کی بیوی بن کر لائل پور پہنچ گئی۔ پھر 7 سالوں میں 3 بچے پیدا کرنے اور گھرداری میں مصروف ہو کر وہ اپنے آپ کی ہو کر رہ گئی۔ اس دوران میں اسے یکے بعد دیگرے 2 صدمات سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ 1 سال کے وقفے سے اس کے ابو اور امی کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کی دنیا فضل کریم اور بچوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس دوران میں نصیر احمد اسے بھولے بھٹکے بھی یاد نہ آیا۔ ویسے بھی نصیر احمد کے لیے اس کی محبت میں وہ شدت نہیں تھی جو نصیر احمد اس کے لیے رکھتا تھا۔ اب خال خال ہی اس کا لاہور جانا ہوتا تھا، وہ بھی فضل کریم اور بچوں کے ساتھ۔ فضل کریم کے کچھ رشتہ دار لاہور میں رہتے تھے، سال میں ایک آدھ ہی بار ہی ان کا چکر لگتا تھا۔ زاہدہ اپنی شوہر اور اس کے بچوں کے ساتھ بڑے سکون کی زندگی گزار رہی تھی کہ ایک بھونچال نے اس کا سکون درہم برہم کر دیا۔ اس بھونچال کا نام نصیر احمد تھا، جو 10 سال کے بعد اچانک ہی نمودار ہو گیا تھا۔ زاہدہ تو اسے قریب قریب بھول چکی تھی۔ نصیر کی آمد نے اسے حواس باختہ کر دیا۔ 13 اگست بروز اتوار کو جب فضل کریم حسب معمول اپنی دکان پر جا چکا تھا اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں اکیلی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت زاہدہ کا بڑا بیٹا طارق محمود اسکول گیا ہوا تھا۔ زاہدہ نے دروازہ کھولا تو سامنے 13-14 سال کا ایک دبلا پتلا لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس نے زاہدہ سے پوچھا، آپ کا نام زاہدہ ہے؟ ہاں میں ہی زاہدہ ہوں، اس نے جواب دیا۔ وہ لڑکا زاہدہ کے لیے اجنبی تھا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو اور میرا کیوں پوچھ رہے ہو؟ لڑکے نے فوری طور پر قمیض کی جیب سے ایک خط نکال کر زاہدہ کے ہاتھ پر رکھا اور کہا، اسے اندر جا کر اطمینان سے پڑھیں۔ اتنی بات ختم کرتے ہی وہ دوڑتے ہوئے زاہدہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ زاہدہ اس سے یہ بھی نہ پوچھ پائی کہ وہ خط کس نے بھیجا تھا۔ زاہدہ نے دروازہ بند کیا اور اندر آ کر خط کھول لیا۔ ابھی تک وہ کشمکش کا شکار تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ اس خط کا آخر مقصد کیا تھا۔ خط پڑھنے کے بعد مطلب اس کی سمجھ میں آیا۔ وہ خط نصیر احمد کی جانب سے تھا۔ اس نے لکھا تھا، زاہدہ تمہیں یہ جان کر حیرت تو ہو رہی ہوگی کہ میں زندہ ہوں۔
تم یقین کر لو کہ میں واقعی نہ صرف زندہ ہوں بلکہ آج بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی 10 سال پہلے کرتا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ جتنی اول دن سے کرتا تھا۔ میں اس وقت ریلوے اسٹیشن کے قریب واقع غریب نواز ہوٹل کے کمرہ نمبر 13 میں ہوں اور جلد از جلد تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ تفصیلی گفتگو ملاقات پر ہوگی۔ ایک بات کا خیال رکھنا کہ ہوٹل کا عقبی راستہ استعمال کرنا اور سیدھی کمرہ نمبر 13 میں آنا۔ یہ رکا ملنے سے لے کر کل یعنی 14 اگست کے غروب آفتاب تک تمہارا انتظار اسی کمرے میں کروں گا۔ اگر تم میرے پاس ملنے کے لیے نہ آئیں تو بحالت مجبوری مجھے تمہارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ اس صورت میں تم نتائج کا اندازہ لگا لو، کیونکہ بہرحال میرے نزدیک یہ ملاقات اتنی ہی ضروری ہے جتنا ضروری زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ہے۔ منتظر تمہارا پجاری نصیر احمد۔ خط پڑھنے کے بعد زاہدہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس کا سر گھومنے لگا۔ برسوں کی راکھ تلے دبی ایک چنگاری نے اچانک شعلہ پکڑ لیا تھا۔ وہ کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر تھی۔ وہ کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ نصیر احمد اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ وہ سارا دن اور آنے والی رات فیصلے کی سولی پر چڑھی رہی۔ آخرکار صبح ہونے سے پہلے وہ ایک فیصلے پر پہنچ گئی۔ اس نے ہوٹل میں جا کر نصیر احمد سے ملاقات کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ 14 اگست کو چھٹی تھی اور فضل کریم گھر پر تھا۔ اس صورت میں اس کا گھر سے نکلنا خاصا مشکل تھا۔ پھر تقدیر نے اسے ایک موقع فراہم کیا۔ محلے ہی میں کسی کی میت ہو گئی۔ زاہدہ نے بچوں کو فضل کریم کے پاس چھوڑا اور فوری طور پر گھر سے نکل گئی۔ فضل کریم نے اس سے کہا تھا کہ وہ پہلے ہو کر آ جائے، وہ بعد میں جنازے کے وقت شرکت کر لے گا۔ زاہدہ نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور غریب نواز ہوٹل کے کمرہ نمبر 13 میں پہنچ گئی، جہاں نصیر احمد بے چینی سے اس کا منتظر تھا۔ اس وقت سپہر قریب 4 کا وقت تھا۔ نصیر احمد کو پہچاننے میں اسے تھوڑی دشواری ہوئی کیونکہ وہ کافی بدل چکا تھا۔ زاہدہ کی حیرت کو دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، کیوں یقین نہیں آ رہا؟ میں وہی ہوں، وہی نصیر جو اس معاشرے کا معزز انسان بننے کے لیے 10 سال پہلے ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ زاہدہ نے کہا، مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم وہی نصیر ہو۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ جو کہنا ہے جلدی سے کہہ ڈالو، مجھے واپس بھی جانا ہے۔ میں جانتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، تم اب گھر بار والی ہو گئی ہو، تمہارے 3 بچے بھی ہیں، لیکن نصیر نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ زاہدہ نے تڑپ کر پوچھا، لیکن کیا؟ لیکن یہ کہ میری محبت میں اب بھی کوئی کمی نہیں آئی بلکہ پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ زاہدہ نے سرزنش کے انداز میں کہا، اب تمہیں ایسی باتیں زیب نہیں دیتی نصیر۔ کیوں؟ زاہدہ نے کہا، کیونکہ اب میں تمہارے لیے غیر ہو چکی ہوں۔ یہاں بھی محض میں اس لیے آئی ہوں کہ تمہیں اپنے گھر آنے سے روکنا چاہتی تھی۔ پلیز تم یہاں سے چلے جاؤ، میں اب تمہارے لیے پرائی ہوں۔ ماضی کو بھلا کر تم بھی کہیں شادی کر لو۔ ماضی کو بھلانا اتنا آسان نہیں زاہدہ، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ اسی ماضی میں تو تم نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ تم مجھ سے اس سلسلے میں شکوہ کرنے کا حق نہیں رکھتے ہو نصیر۔ میں نے جو وعدہ کیا اسے ہر حال میں نبھایا تھا۔ میں نے 2 کے بجائے 3 سال انتظار کیا۔ تم آئے، نہ تمہاری خیر خبر کا کچھ پتہ چلا۔ میں اپنے وعدے سے آزاد ہو گئی تھی۔ تمہاری شکایت بے جا ہے۔ میں شکایت کرنے نہیں آیا، نصیر نے دکھی لہجے میں کہا۔ کم از کم اتنا تو پوچھ لو کہ میں نے اتنا طویل عرصہ کہاں گزارا۔ تم خود ہی بتا دو۔ نصیر نے بتایا، میں آج سے 8 سال پہلے ایک نا کردہ جرم میں جیل چلا گیا تھا۔ اپنی سزا کاٹنے کے بعد 1 ماہ پہلے ہی لاہور پہنچا ہوں، مگر یہاں آ کر پتا چلا کہ میری تو دنیا ہی لٹ چکی ہے۔ اوہ، بہت افسوس ہوا۔ زاہدہ نے ہمدردی سے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، ہوا کیا تھا؟ ایتھنز میں ایک شخص کو 3 راہزنوں نے گھیر رکھا تھا۔ وہ تینوں مسلح تھے اور اسے لوٹنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ نصیر نے داستان غم سناتے ہوئے کہا، مجھ سے اس گھرے ہوئے بیچارے شخص کی حالت نہ دیکھی گئی اور میں نے ان لٹیروں کے خلاف مزاحمت کی۔ اسی چھینا جھپٹی میں ایک راہزن کی پستول سے گولی چل گئی جو اسی کے ساتھی کی کھوپڑی سے پار ہو گئی۔ وہ اپنا پستول اور زخمی ساتھی وہیں چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گئے۔ اس دوران میں وہ مصیبت زدہ شخص بھی ایک بغلی گلی میں غائب ہو گیا۔ قریب ہی سے ایک پولیس کی گاڑی گزر رہی تھی، انہوں نے مجھے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ مجھ پر مقدمہ چلا اور 8 سال کے لیے مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ نصیر احمد کی بپتا ختم ہوئی تو زاہدہ نے کہا، میں تمہیں صبر کرنے کے سوا اور کیا مشورہ دے سکتی ہوں؟ اللہ تمہیں سکون دے۔ اوپر اللہ اور نیچے تم ہو زاہدہ، نصیر نے خوابناک لہجے میں کہا، مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا نصیر، وقت بہت آگے بڑھ چکا ہے۔
तुम चाहो तो अब भी बहुत कुछ हो सकता है। हम दोनों की मुश्तरका काविशों से गुजरा हुआ वक्त वापस आ सकता है। तुम कहना क्या चाहते हो? जाहिदा ने पूछा। नसीर जो कुछ कहने यहाँ तक आया था वो उसने जाहिदा से कह दिया। हम अब भी एक हो सकते हैं जाहिदा, अगर तुम फजल करीम से तलाक। बस, अब एक लफ्ज भी मुंह से ना निकालना नसीर। जाहिदा गुस्से से उठकर खड़ी हो गई। मुझे तुमसे इतनी घटिया बात की तवक्का नहीं थी। वो गिड़गिड़ाया। मुझे गलत मत समझो जाहिदा, मैं तुम्हारी मोहब्बत से मजबूर हूँ। अगर तुम्हें मुझसे रत्ती बराबर भी मोहब्बत है तो मेरा ख्याल दिल से निकाल दो, जाहिदा ने दो टोक अंदाज में कहा। इतना जुल्म ना करो जाहिदा, वो एहतजाज करने लगा। जाहिदा ने मुअत्तदल अंदाज में कहा, नसीर, अगर तुम वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो आइंदा मुझे अपनी सूरत ना दिखाना। अगर तुमने आइंदा कभी मुझसे मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपनी नज़रों से गिरा लूंगी। अपनी मोहब्बत को रुसवा करने के बजाय अमर कर दो और मेरी जिंदगी से इस तरह निकल जाओ जैसे कभी आए ही नहीं थे। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है जाहिदा? उसका ये सवाल जमाने भर के कर्ब में डूबा हुआ था। जाहिदा के फैसले में चट्टान की सी सख्ती थी, आखिरी और कतई। ठीक है, नसीर ने फौलादी लहजे में कहा, यह हमारी आखिरी मुलाकात है। अब हम अगले जहान में मिलेंगे। जाहिदा जैसे चुप चुपाते वहां पहुंची थी वैसे ही वापस आ गई। वो अपनी दास्तान ख़त्म कर चुकी तो मैंने सवाल किया, क्या तुम किसी रफ़ाकत अली नामी शख्स से वाकिफ़ हो? वो यहीं लायलपुर में रहता है और मकतूल नसीर अहमद। अब ये बात साबित हो चुकी थी कि उसका नाम नसीर अहमद ही था। नसीर अहमद का दोस्त भी है। वो अक्सर गरीब नवाज होटल में उससे मिलने जाता था। उसका जवाब निहायत मुख्तसर था, मैं इस नाम के किसी शख्स से वाकिफ़ नहीं। मुझे गुमान गुजरा कि जैसे नसीर अहमद ने अपना फर्जी नाम मुनीर हुसैन बताया था तो मुमकिन था कि रफ़ाकत भी कोई फर्जी नाम ही हो। लेकिन इस सिलसिले में जाहिदा हमारी कोई मदद नहीं कर सकती थी। मैंने उससे दो चार रस्मी सवालात किए, फिर लाहौर में नसीर अहमद के घर का मुकम्मल एड्रेस हासिल किया। उठने से पहले मैंने कहा, जाहिदा बीबी, तुमने जो कहानी सुनाई है मैं उसकी तस्दीक भी करूंगा। अगर तुम्हारा बयान गलत हुआ या तुम किसी भी तरह नसीर अहमद के कत्ल में मुलविस पाई गई तो मुझसे किसी रू रियायत की तवक्का न करना। हाँ, अलबत्ता अगर तुम वाकई बेगुनाह हो तो तुम पर मैं एक हरफ भी नहीं आने दूंगा। जाहिदा ने पुरएतमाद लहजे में कहा, जैसे आप चाहें तसल्ली कर लें। जो सच था वो मैंने आपको बता दिया। इन तमाम वाकयात का मेरे शोहर फजल करीम को पता नहीं चलना चाहिए, वरना मेरी घरेलू जिंदगी जहरनाक हो जाएगी। इसकी तुम फिक्र ना करो, मैंने उसे तसल्ली दी। मुझे तुम्हारी पोजीशन का एहसास है। हम उठकर जाने लगे तो जाहिदा ने कहा, जरा ठहरें, मैं पहले गली में झांक कर देख लूं। उसने बड़ी माकूल और अक्लमंदी की बात की थी। थोड़ी ही देर में उसने आकर बताया कि आ जाएं जल्दी से। इत्तफाक से उस वक्त गली में कोई नहीं था। हम फौरी तौर पर घर से बाहर निकल आए। हम थाने पहुंचे तो 6:30 बज रहे थे। सामईन, मैंने अभी जो तफसील बयान की है इनमें से बहुत सी बातें मुझे बाद में मालूम हुई थी, लेकिन वाकयात के तसलसल को कायम रखने के लिए मैंने उन्हें तरतीबवार आपकी खिदमत में पेश किया है, ताकि आप इस केस के सियाक व सबाक से पूरी तरह आगाह हो जाएं। दूसरे रोज़ मैं नज़ीर इनायतुल्लाह ट्रांसपोर्ट सर्विस की एक बस में बैठा, लायलपुर से 90 मील दूर लाहौर की जानिब रवां दवां था। हवालदार सुल्तान शाह भी मेरे हमरा था। हम दोनों सादा लिबास में थे। नसीर अहमद को कत्ल हुए अब 1.5 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका था और कातिल का अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं आया था। लाहौर पहुंचकर सबसे पहले मैंने ज़िला हेडक्वार्टर में अपनी आमद की गर्ज़ गायत बयान की, फिर भाटी गेट पहुंच गया। मुतल्लिका थाने में जाकर मैंने वहां के इंचार्ज को बताया कि मैं किस मकसद से वहां पहुंचा हूं। साथ ही मैंने यह भी मालूम किया कि आया इस थाने में नसीर अहमद की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाई गई है या नहीं। मुझे ये सुनकर बेपनाह हैरत हुई कि नसीर अहमद के वालिदैन ने ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। ये बात मुझे हजम नहीं हुई। नसीर अहमद 12 अगस्त को लायलपुर पहुंचा था और अब अक्टूबर का आगाज हो चुका था। इसका मतलब था कि नसीर अहमद ने घर से रवाना होते वक्त ज़रूर कोई ऐसी बात की होगी कि उसके वालिदैन उसकी तरफ से मुतमईन थे। मैंने नसीर अहमद के घर का रुख किया। थोड़ी सी कोशिश के बाद हमें उसका घर मिल गया। वो अंदरून भाटी गेट का एक औसत दर्जे का घर था। मकान के अगले हिस्से में एक जनरल स्टोर था, इसलिए हमें दस्तक देने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। जनरल स्टोर के अंदर एक उम्र रसीदा शख्स था, जो इम्कान था कि वो नसीर अहमद का वालिद मंजूर अहमद होगा। हम उसकी तरफ बढ़े। चाचा जी, नसीर अहमद का घर यही है? हवालदार ने उस बूढ़े शख्स से पूछा। उमर रसीदा शख्स ने नज़र का चश्मा उतार कर आंखें सुकेड़ी।
फिर हमारी जानिब देखते हुए कहा, नसीर का घर तो यही है, लेकिन आप कौन लोग हैं? मैंने पहचाना नहीं। पहचानने का क्या सवाल बुजुर्गो, हम पहली मर्तबा मिल रहे हैं। मैंने आगे बढ़कर कहा, हम नसीर अहमद से मिलने आए हैं। मैं नसीर का बाप मंजूर हूँ, उसने अपना तारुफ करवाया। नसीर तो इस वक्त घर में नहीं। मैंने पूछा, कहाँ गया है? उसने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया, आपने अपना तारुफ नहीं करवाया, आप लोग कहाँ से आए हैं? अब तारुफ ज़रूरी हो गया था। मैंने कहा, मंजूर चाचा, हम लायलपुर से आए हैं। मेरा नाम मलिक सफदर हयात है। मैं वहाँ के एक थाने का इंचार्ज हूँ, और ये मेरे साथ हवालदार सुल्तान शाह है। पुलिस का नाम सुनते ही वो घबरा गया। खुदा खैर करे, आप किस सिलसिले में नसीर से मिलने आए हैं? सिलसिला भी बता देंगे बुजुर्गो, सुल्तान शाह ने सख्त लहजे में कहा। पहले ये बताएं कि आपका पुत्र गया कहाँ है? मंजूर अहमद ने बताया, वो शुमाली इलाकों की सैर को गया हुआ है, चंद दिन में वापस आ जाएगा। पर मामला क्या है, कुछ मेरे भी तो पल्ले पड़े। मंजूर अहमद के जवाब से मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई थी। वो घर में शुमाली इलाकों की सैर का बता कर गया था, इसीलिए यहाँ उसके लिए कोई फिक्रमंद नहीं था। मैंने उसे मजीद अंधेरे में रखना मुनासिब नहीं समझा और कहा, चाचा मंजूर, हम नसीर अहमद के बारे में कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आए। ठहरें, अंदर बैठकर बात करते हैं, उसने जल्दी से कहा। फिर घर के अंदर चला गया। जनरल स्टोर ही में से घर की जानिब एक दरवाज़ा खुलता था, वो वहीं से अंदर गया था। थोड़ी देर के बाद वो घर के बैरूनी दरवाजे से बाहर आया और हमें अपने साथ घर के अंदर बैठक में ले गया। आप क्या खबर लाए हैं नसीर अहमद के बारे में? मैंने पूछा, क्या आपको पूरा यकीन है कि वो शुमाली इलाकों की सैर को ही गया था? मुझे तो वो यही बता कर गया था। आप बताते क्यों नहीं, उसे क्या हुआ है? मैंने कहा, मंजूर चाचा, आपका बेटा शुमाली इलाकों की सैर को नहीं गया था, वो 12 अगस्त को सीधा लायलपुर पहुंचा था। लायलपुर? मंजूर अहमद ने जेरे लब दोहराया, पर वो वहां क्या लेने गया था? उसी वक्त एक उम्र रसीदा औरत बैठक में दाखिल हुई। बाद में मालूम हुआ कि वो मकतूल नसीर अहमद की मां दिलशाद बेगम थी। उसने आते ही मंजूर अहमद के सवाल का जवाब दिया। इसका मतलब था कि वो दरवाजे से लगी हमारी गुफ्तगू सुन रही थी। उसी के पीछे गया होगा जिसने हमारा घर उजाड़ दिया। दिलशाद बेगम ने कहा, मुझे तो पहले ही शक था कि वो सैर का बहाना कर रहा है। तुम्हारा मतलब क्या है भलिए लोके? कहीं तुम जाहिदा की बात तो नहीं कर रही हो? मंजूर अहमद ने ख्याल आराई की। दिलशाद बेगम ने थोड़ी देर जाहिदा को जली कटी सुनाने के बाद कहा, वो तो है ही मनहूस, खामखा दूसरों की बुराई नहीं करते भली मानस। मंजूर अहमद ने बीवी को रोका, खुदा नाराज होता है। वो हाथ हवा में चलाते हुए बोली, तुम्हें तो किसी चीज का पता ही नहीं। पता नहीं किस दुनिया में रहते हो। देखो कैसा अपना गुलाम बना कर रख दिया है मेरे बच्चे को। 10 साल के बाद उसकी शक्ल देखी थी, एक महीना भी पूरा नहीं टिका यहाँ, और उसी कुटनी के पीछे चला गया। तुम दूसरों के लिए अपनी जबान नापाक ना करो, जो जैसा करेगा उसका नतीजा भी खुद ही भुगतेगा। फिर मुझसे बोला, थानेदार साहब, आप नसीर के बारे में क्या खबर लाए हैं? मैंने कहा, पहले आप लोग अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं कुछ बोलूं। वो दोनों एकदम चुप हो गए। फिर मंजूर अहमद ने पूछा, नसीर अहमद खैर खैरियत से तो है ना? खैरियत नहीं है चाचा, मैंने दिल कड़ा करके कहा, नसीर अहमद अब इस दुनिया में नहीं है। दिलशाद बेगम के मुंह से एक चीख नुमा आवाज बरामद हुई, मेरा तो एक ही पुत्र था। फिर उसने बाकायदा बैन करके रोना शुरू कर दिया। मंजूर अहमद की आंखों से भी आंसू जारी थे। उसने भराई हुई आवाज में पूछा, ये सानेहा कब हुआ? मैंने बताया, नसीर अहमद को 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब को कत्ल किया गया। उसकी लाश 15 अगस्त की सुबह हमें धोबी घाट के करीब से मिली थी। कातिल का कुछ पता चला? मंजूर अहमद ने कदरे संभलते हुए लहजे में पूछा। मेरे बोलने से पहले ही दिलशाद बेगम ने चीख कर कहा, कातिल वही है, चुड़ैल। मैंने मंजूर अहमद को बताया, अभी कातिल हमारे हाथ नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि वो बहुत जल्द हवालात में होगा। मैं सच कहती हूँ थानेदार साहब, दिलशाद बेगम बराह रास्त मुझे मुखातिब होते हुए बोली, आप जल्दी से जाकर उस कमीनी को गिरफ्तार कर लें, बल्कि उसके खसम को भी थाने में बंद कर दें। ये एक माँ के जज्बात थे, जिसका जवान जहान बेटा मौत के मुंह में चला गया था। जाहिदा से मुतल्लिक दिलशाद की जहर अफशानी समझ में आने वाली बात थी। मैंने दिलशाद बेगम के वावेले को नज़रअंदाज करते हुए मंजूर अहमद से पूछा, आप किसी रफ़ाकत अली को जानते हैं? मैंने वजाहत करते हुए बताया, ये नसीर अहमद का कोई दोस्त है, लाइलपुर ही में रहता है। मुझे पता चला है कि रफ़ाकत अली नसीर अहमद से मिलता रहता था। नसीर की मौत से पहले भी उन दोनों को एक साथ देखा गया था। मंजूर अहमद ने जवाब दिया, मैं तो रफ़ाकत अली के बारे में कुछ नहीं जानता।
हो सकता है आफताब कुछ जानता हो। कौन आफताब? मैंने पूछा। मंजूर अहमद ने बताया, नसीर अहमद का लंगोटिया यार है जनाब। नसीर का उठना बैठना बस उसी लड़के के साथ था। आफताब इस वक्त कहाँ मिल सकता है? अपनी दुकान पर होगा, मंजूर अहमद ने कहा। उधर बड़े चौक में उसके बाप गुलाम रसूल की खीर और फालूदे की दुकान है। आफताब भी गुलाम रसूल के साथ ही दुकान पर बैठता है। मैंने सोचा, अगर आफताब वाकई मकतूल नसीर अहमद का लंगोटिया यार है तो फिर उससे खासी मालूमात अफजा बातें मालूम हो सकती थीं। मैंने मंजूर अहमद से गुलाम रसूल की दुकान का पता पूछा तो उसने कहा, मैं खुद आपके साथ चलता हूँ जनाब। मैंने उसे हाथ के इशारे से मना कर दिया। चाचा, तुम घर में रहो, मर्ग वाला घर है, आंडी गवांडी ताज़ियत के लिए लोग आएंगे। तुम हमें गुलाम रसूल की दुकान का पता बता दो, हम खुद चले जाएंगे। बड़े चौक में खीर फालूदे की एक ही दुकान है, मंजूर अहमद ने बताया। आप किसी से भी पूछ लें। दिलशाद बेगम ने पूछा, नसीर को दफन कहाँ किया है थानेदार साहब? दफन किया भी है या हस्पताल वालों को तजर्बे के लिए दे दिया? मैंने उसके बेजा तंज को नज़रअंदाज करते हुए कहा, फिक्र ना करो चाची, तुम्हारे बेटे की लाश के साथ कोई बेहुरमती नहीं हुई। मैंने उसे एक मजहबी इदारे के हवाले किया था। उन्होंने नसीर को लाइलपुर के बड़े कब्रिस्तान में अमानत के तौर पर दफन करवा दिया था। तुम चाहो तो अपने किसी करीबी कब्रिस्तान में उसे मुंतकिल कर सकती हो। उसके बाद हम घर से निकल आए। गुलाम रसूल फालूदा फरोश की दुकान ढूंढने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। वो अच्छी खासी बड़ी दुकान थी। गुलाम रसूल और उसका बेटा आफताब भी वहां मौजूद थे। गुलाम रसूल की उम्र का अंदाज़ा 50 और 55 के दरमियान लगाया। उम्र से कतई नज़र वो काबिल रश्क सेहत का मालिक एक चाको चौबंद शख्स था। आफताब 30-32 साल का एक गबरू जवान था। रस्मी अलैक सलैक के बाद मैंने उन्हें नसीर अहमद को पेश आने वाले हादसे के बारे में बताया। नसीर की मौत की खबर सुनकर उन्हें दिली सदमा पहुंचा। मैंने गुलाम रसूल से कहा, मैंने सुना है कि आपका बेटा आफताब मकतूल नसीर अहमद का गहरा दोस्त था। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आफताब से कुछ सवालात पूछना चाहूँगा। मैं अपना तारुफ करवा चुका था। गुलाम रसूल भी खासा सुलहजू शख्स था। उसने जल्दी से कहा, मलिक साहब, इसमें इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? आफताब जैसे मेरा बेटा है ऐसे ही आपका भी है। आप पूछें जो पूछना है। फिर उसने आफताब को मुखातिब करते हुए कहा, पुत्र, मलिक होरानू पिछले कमरे विच लै जा। मैं ज़रा इनके लिए 2 प्याली फालूदे की बनाता हूँ। मैंने बसदे इसरार गुलाम रसूल को फालूदा बनाने से मना किया और आफताब की मैयत में हम दुकान के अकबी कमरे में आ गए। कमरे की सेटिंग से अंदाज़ा होता था कि वो एक नशिस्तगाह थी। एक तरफ पुराना सोफ़ा सेट धरा था, दूसरी तरफ दीवार के साथ लोहे की 2 कुर्सियां थीं। हम बैठ गए तो मैंने आफताब से पूछा, हाँ भाई जवान, मैंने सुना है नसीर अहमद तुम्हारा जिगरी यार था। वो एक ठंडी सांस खारिज करते हुए बोला, बड़ा गूरा यानी गहरा बेली था वो मेरा। फिर तो वो तुमसे कुछ भी नहीं छुपाता होगा। आपका अंदाज़ा ठीक है जनाब। वो अपने दिल की छोटी से छोटी बात भी मुझे बताता था। मैंने पूछा, 12 अगस्त को भी वो तुम्हें बता कर गया था कि कहाँ जा रहा है? उसने जवाब देने में तामुल किया। मैंने कहा, आफताब, तुम्हारा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं। अगर तुम हमारे साथ ताबुन करोगे तो मुमकिन है कि हम बहुत जल्द उसके कातिल को गिरफ्तार कर लें। मैं भी यही चाहता हूँ कि नसीर का कातिल जल्द अज जल्द कैफरे किरदार को पहुंचे। मैंने कहा, आफताब, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब पुरानी बातें छेड़ने का क्या फायदा थानेदार साहब, मरने वाला तो मर गया। उसके लहजे में यासियत का अंसर नुमाया था। नसीर अहमद ने मुझे तो यही बताया था कि वो लाइलपुर जा रहा है और चंद रोज में आ जाएगा। जब वो एक हफ्ते तक वापस नहीं आया तो मैं उसके घर गया था। चाचा मंजूर ने मुझे बताया कि वो 2 माह के बाद आएगा। मुझे इस बात पर हैरत भी हुई थी कि नसीर अहमद ने ये बात मुझसे क्यों छुपाई थी। हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि वो अपने घर कुछ और बता कर जाए और मुझे उसकी खबर ना हो। जब से वो यूनान से वापस लौटा था, बदला बदला लगता था, संजीदा और हसास, वरना तो वो बहुत जिंदा दिल था। नसीर अहमद की संजीदगी और मिजाज की तब्दीली की वजह मेरे इल्म में थी, इसलिए मैंने आफताब को इस पहलू से नहीं कुरेदा। तुम्हारा क्या ख्याल है आफताब, नसीर लाइलपुर क्यों गया था? ये एक लंबी कहानी है जनाब, वो अफसुर्दगी से बोला। अगर मैंने सुनाना शुरू की तो आपको कई दिन तक हमारा मेहमान बनकर रहना पड़ेगा। मैंने कहा, मैं पूरी कहानी से वाकिफ हूँ बरखुरदार, बस तुमसे तस्दीक चाहता हूँ। क्या नसीर अहमद जाहिदा से मुलाकात करने गया था? उसने असबात में जवाब दिया। मैंने पूछा, क्या वो उससे पहले भी लाइलपुर जाता रहा था? मेरा मतलब है, जब वो मुल्क से बाहर नहीं गया था और यहीं लाहौर में क्लर्की करता था। उसने मेरी मालूमात पर हैरत से आंखें फैलाईं। आप तो बहुत कुछ जानते हैं जनाब।
یہ سب کچھ میرے فرائض کا تقاضا ہے۔ میں نے پوچھا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا پتر۔ وہ بولا، ہاں، وہ کبھی کبھار لائل پور کا چکر لگا لیا کرتا تھا، وہاں اس کا کوئی دوست رہتا تھا۔ اس دوست کا نام رفاقت علی تو نہیں تھا؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ بالکل یہی نام ہے جناب۔ کیا تم جانتے ہو رفاقت علی کیا کرتا ہے اور لائل پور میں وہ کس جگہ رہتا ہے؟ آفتاب نے جواب دیا، رفاقت علی پہلے لاہور میں رہتا تھا، اس کا گھر کرشن نگر میں تھا، وہ نصیر احمد کے دفتر میں کام کرتا تھا۔ بعد میں رفاقت کے گھر والے کسی وجہ سے لائل پور چلے گئے، مجبوراً رفاقت کو بھی ان کے ساتھ جانا پڑا۔ اب وہ پنجاب ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا ہے اور گول بازار کے نزدیک ہی اس کی رہائش ہے۔ پورا پتہ تو مجھے بھی معلوم نہیں۔ گول بازار کے ذکر پر میں چونک پڑا۔ اس زمانے میں گول بازار کو لائل پور کے بازار حسن کی حیثیت حاصل تھی، آج کل کا مجھے نہیں پتا۔ اس بازار کے سامنے ایک قطار میں لکڑی کے کیبن بنے ہوئے تھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کیبنوں میں بزازی کی دکانیں تھیں۔ ان دکانوں کے عقبی حصے میں ایک تنگ سی گلی موجود تھی، جہاں طوائفوں کے دلال گھومتے رہتے تھے تاکہ تماش بینوں اور شوقین حضرات کو سودے بازی میں آسانی رہے۔ وہ پنجاب ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ لائل پور میں اس نام کی ایک ہی ٹیکسٹائل مل ہے، اس کے گھر کا پتہ میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ کیا تم رفاقت علی سے مل چکے ہو؟ جب وہ لاہور میں تھا اور نصیر کے پاس آتا تھا تو اکثر ملاقات ہو جاتی تھی، آفتاب نے جواب دیا۔ رفاقت علی کیسا آدمی ہے؟ بس ٹھیک ٹھاک ہے جناب، اس نے بتایا۔ پھر پوچھا، آپ رفاقت علی کے بارے میں اتنی تفتیش کیوں کر رہے ہیں جناب؟ آفتاب کو حقیقت بتا دینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے کہا، رفاقت علی وہ آخری شخص ہے جس کے ساتھ مقتول نصیر احمد کو زندہ دیکھا گیا تھا۔ اگر وہ ہاتھ آ جائے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ کہیں آپ رفاقت علی کو نصیر احمد کا قاتل تو نہیں سمجھ رہے؟ میں نے کہا، اس بات کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا۔ اگر رفاقت علی نصیر احمد کے قتل میں ملوث نہیں بھی ہے تو وہ اس سلسلے میں ہماری مدد ضرور کر سکتا ہے۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، مجھے توقع نہیں ہے کہ رفاقت نے ایسی حرکت کی ہوگی، وہ اس قسم کا شخص نہیں ہے۔ ابھی تو تفتیش جاری ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بہت جلد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بہرحال تمہارے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہم دوبارہ منظور احمد کے گھر کی طرف آ گئے۔ منظور احمد کو میں نے یقین دہانی کرائی کہ بہت جلد اس کے بیٹے کا قاتل گرفتار ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم واپس لائل پور جانے کے لیے لاری اڈے بادامی باغ کی طرف چلے گئے۔ جب ہم اپنے تھانے پہنچے تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ پنجاب ٹیکسٹائل مل خود جاؤں، لیکن اس روز تھانے میں ضروری نوعیت کے کچھ ایسے کام نکل آئے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی تھانے سے باہر نہ نکل سکا۔ وہ پورا دن میں نے بہت مصروف گزارا، تاہم میں نے یہ ذمہ داری ہیڈ کانسٹیبل امیر خان کے سپرد کر دی تھی۔ امیر خان، تم 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر پنجاب ٹیکسٹائل مل جاؤ۔ مذکورہ مل میرے تھانے سے زیادہ دور نہیں تھی، وہاں رفاقت علی نامی ایک شخص کام کرتا ہے، اسے لے کر فوری طور پر تھانے آ جاؤ۔ ذرا ہوشیاری کے ساتھ، کہیں بندہ ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ تسی فکر ہی نہ کرو ملک صاحب، امیر خان نے پر یقین لہجے میں کہا اور دوبارہ سلوٹ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر امیر خان تھانے میں موجود تھا۔ وہ رفاقت علی کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ میں نے فوری طور پر انہیں اپنے کمرے میں بلایا۔ امیر خان نے بتایا، ملک صاحب، بندے کو گھر سے پکڑ لایا ہوں جناب، میں نے تو تمہیں اس کے کارخانے بھیجا تھا۔ وہ بولا، میں پہلے کارخانے گیا تھا مگر وہاں سے پتا چلا کہ اس کی رات کی ڈیوٹی ہے۔ میں نے کارخانے کے منشی سے اس کے گھر کا پتہ لیا اور اب بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رفاقت علی 27-28 سال کا ایک صحت مند شخص تھا۔ اس کا رنگ گندمی اور بال گھنگریالے تھے۔ اس نے فیروزی رنگ کی شلوار قمیص پہن رکھی تھی، پاؤں میں ہوائی چپل تھی۔ اس کا حلیہ بتاتا تھا کہ جیسے اسے گہری نیند سے جگایا گیا ہو۔ میں نے امیر خان کو باہر جانے کا اشارہ کیا، پھر رفاقت علی کی جانب متوجہ ہوا۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ ایک لمحے کے تامل کے بعد میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ بظاہر وہ ایک معقول اور شریف آدمی نظر آتا تھا۔ مجھے اس کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نظر نہیں آیا جس سے اس کی عیاری یا مکاری جھلکتی ہو۔ تھانے دار صاحب، اس نے الجھن آمیز انداز میں کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا آپ نے مجھے تھانے کیوں بلایا ہے؟ میں نے کہا، بس تمہاری محبت نے جوش مارا اس لیے بلا لیا۔ وہ میرے جواب سے مزید الجھ گیا۔ جناب کیوں مذاق کرتے ہیں؟ میں بہت پریشان ہوں۔ پریشان تو میں بھی ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور میری پریشانی صرف تم دور کر سکتے ہو۔ وہ ہکلایا، جناب، میں؟ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟
मैं दानिस्ता गैर मुतल्लिक सवाल कर रहा था ताकि ये मालूम कर सकूं कि वो ऊपर से जितना सीधा नजर आता है क्या अंदर से भी वैसा है। हाँ रफाकत अली, तुम्हारे सिवा मेरी परेशानी और कोई दूर नहीं कर सकता। कैसी परेशानी जनाब? तुम्हारे दोस्त नसीर अहमद को किसी ने कत्ल कर दिया है। ओह! उसका चेहरा गमो इंदो की आमाजगा बन गया। ये कब की बात है? बमुश्किल उसकी जबान से अदा हुआ। मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा, और तुम वो शख्स हो कत्ल होने से पहले जिसे नसीर अहमद के साथ आखिरी बार देखा गया था। ये सुनते ही उसके हाथ पांव फूल गए। जनाब, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैं तो समझ रहा था कि वो वापस लाहौर चला गया होगा, और अब तो इस बात को भी काफी दिन गुजर चुके हैं। बात पुरानी तो जरूर है रफाकत अली, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई। मुझे नसीर अहमद के कातिल की तलाश है। जब तक वो मुझे मिल नहीं जाता मैं सुकून से नहीं बैठूंगा, और कातिल तक तुम मुझे पहुंचाओगे। मैं? वो हरासा नजरों से मुझे देखने लगा। हाँ तुम रफाकत अली। 14 अगस्त की शाम तुम उसके साथ ही गरीब नवाज होटल से निकले थे। उसी रात नसीर अहमद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मुझे बताओ, तुम दोनों होटल से निकलकर कहाँ गए थे? उसने बताया कि वो करीब करीब रोज ही नसीर अहमद से मिलने उसके होटल जाता था, जहां वो मुनीर हुसैन के फर्जी नाम से ठहरा हुआ था। फिर उसने मुझे नसीर अहमद के मिशन के बारे में बिल तफसील बताया। ये सारी बातें मुझे पहले मालूम थीं। उसका बयान खत्म हुआ तो मैंने कहा, ये सब कुछ मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। फिलहाल ये बताओ कि 14 अगस्त की शाम होटल से निकलने के बाद तुम्हारी क्या सरगर्मियां रही थी? तुम दोनों कहाँ कहाँ गए थे और क्या करते रहे थे? उस रात तुमने नसीर अहमद को कहाँ छोड़ा था? अगर तुम सब कुछ सच बताकर कानून के साथ ताउन करोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, वरना मैं तुम्हें नसीर अहमद के कत्ल के इल्जाम में सीधा जेल भिजवा दूंगा। मुझे ये भी पता है कि तुम अगले दिन यानी 15 अगस्त को भी मकतूल से मिलने गए थे, और जब तुम्हें पता चला कि वो गुज़िश्ता रात होटल वापस नहीं आया तो तुमने तबसरा किया था, बेवकूफ़ पागल। उसके बाद तुमने होटल का रुख नहीं किया, क्यों? मेरे सवालों का तसलसल टूटा तो उसने कहा, जनाब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मेरा ख्याल था कि वो लाहौर वापस चला गया होगा, क्योंकि अब उसके पास वहां ठहरने का कोई जवाज नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? रफाकत अली ने बताया। नसीर ने मुझे जाहिदा से होने वाली आखिरी गुफ्तगू का खुलासा सुना दिया था। वो बहुत दिल शिकस्ता और मायूस नजर आ रहा था। उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ था जनाब। जिस औरत की खातिर उसने अपनी जिंदगी बदल डाली, परदेस काटा, वो औरत किसी और की हो गई। खैर, इसमें जाहिदा का भी क्या कसूर? नसीर ही बदकिस्मत था। तकदीर के खेल भी निराले होते हैं जनाब। मैंने कहा, रफाकत अली तुम फलसफा और मंतक फिलहाल एक तरफ रखो, और मुझे बताओ वकुआ वाले रोज तुम दोनों होटल से निकलकर किधर गए थे? मैंने एक बात खास तौर पर महसूस की कि मैं जब भी ये सवाल करता वो जवाब में गैर मुतल्लिक कोई किस्सा छेड़ देता। इस बात से मैं खटका और मैंने सोचा कि यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है, वरना उसकी झिझक क्या मायने रखती थी? ये कोई इतना मुश्किल सवाल तो नहीं था। रफाकत अली ने एक मर्तबा फिर जवाब देने में तामुल किया, तो मैंने कहा, मुझे सख्ती पर मजबूर ना करो। तुम हवालात की एक रात भी बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। मेरे रोब दाब और अटल लहजे ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। उसने बताया, उस शाम नसीर की हालत बहुत ख़राब थी। वो बातों ही बातों में कई बार खुदकुशी का इरादा भी जाहिर कर चुका था। मैंने सोचा उसका दिल बहलाने के लिए थोड़ी तफरीह की जाए। वो खिलाफे मामूल मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि वो होटल से ज़्यादा देर के लिए बाहर नहीं जाता था, लेकिन उस शाम उसने कोई तरद्दुद नहीं किया और फौरी तौर पर होटल से निकल आया। तुम मकतूल को किस किस्म की तफरीह करवाने के लिए ले गए थे? मेरे जहन में कोई खास प्रोग्राम तो नहीं था, उसने बताया। मैंने नसीर से कहा कि वो मेरे साथ घर चले, रात का खाना वो मेरे घर में खाए। नसीर ने कहा, यार मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है, सीने में सांस रुक रही है। खुली हवा में चहल कदमी करते हैं। मैं कारखाने से सीधा उसके होटल पहुंचा था, मुझे भी भूख महसूस हो रही थी। मैंने नसीर से कहा, चलो घर ना जाओ, बाजार ही में खाना खा लेते हैं। मुझे भूख नहीं है, वो बेजारी से बोला। तुम्हें भूख नहीं है यार? तुम क्या मुझे भी अपने साथ भूखा मारोगे? मैंने मजाक के अंदाज में कहा। तुम खा लो, मैंने तुम्हें रोका तो नहीं। मैंने एक तांगे को रुकने का इशारा करते हुए कहा, घंटा घर चलते हैं यार, वहाँ बड़े अच्छे तिक्के कबाब मिलते हैं। मैं दरअसल ये सब कुछ नसीर की दिलजोई के लिए कर रहा था। खाना तो मैं घर जाकर भी खा सकता था। घंटा घर चौक में आकर हमने खाना खाया। नसीर ने मेरे पहम इसरार पर दो चार लुकमे ही लिए थे। हम फारिग हुए तो उसने सरसरी लहजे में कहा,
यार रफ़ाकत फ़िल्म देखते हैं। मैंने रास्ते में एक सिनेमा पर मुसर्रत नज़ीर की एक फ़िल्म का बोर्ड लगा देखा था। मुसर्रत नज़ीर नसीर की पसंदीदा अदाकारा थी। ये बात मैं जानता था कि अगर मैं उसके साथ सिनेमा चला जाता तो वापसी में आधी रात तो हो ही जानी थी, क्योंकि वक्त इतना हो चुका था कि हम आखिरी शो ही देख सकते थे। फिर मुझे घर वालों को जवाब देना मुश्किल हो जाता। मगर पता नहीं मेरे दिल में क्या आई कि मैंने नसीर की ख्वाहिश पूरी करने का फैसला कर लिया। मैंने सोचा घर वालों से कोई भी बहाना कर लूंगा। फिर मैं उसके साथ सिनेमा फिल्म देखने चला गया। फिल्म खत्म हुई, हम सिनेमा से बाहर आए तो मैंने नसीर से कहा कि वो भी मेरे साथ ही घर चले। रात वो मेरे घर पर गुजार दे, सुबह लाहौर चला जाए। उसके जी में जाने क्या आई कि उसने मेरे साथ जाने की हामी भर ली। हम जैसे ही गोल बाजार के करीब पहुंचे, नसीर ने कहा, यार आज तो जरा मौज मेला करने को दिल चाह रहा है। मैंने मशकूक अंदाज में उसे घूरा। वो जल्दी से अपनी सफाई पेश करने लगा। यार रफ़ाकत, मुझे गलत ना समझो, बस आज कोई अलमिया गाना सुनने की तबीयत है, सिर्फ मुजरा और कुछ नहीं। मुझे उसकी हालत पर रह रह कर तरस आ रहा था। मैंने मोहतात अंदाज में कहा, मेरा लहजा ऐसा था कि उसकी दिल शिकनी भी ना हो और मैं भी बच जाऊं। यार नसीर, मैं तो अब घर जाऊंगा, बहुत देर हो चुकी है। ये शौक तुम्हें तनहा ही पूरा करना पड़ेगा। ठीक है यार, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब तो मुझे सारी जिंदगी तन्हा ही गुजारनी है। अपने साथ अभी से आदत डाल लूंगा तो बात बनेगी। तुम इतना तो कर सकते हो रफाकत, के मुझे किसी अच्छे कोठे का रास्ता दिखा दो। तुम इसी इलाके के तो रहने वाले हो। मैंने कहा, मैं इस इलाके में रहता ज़रूर हूँ, लेकिन उस बाजार की जानिब जाने का कभी इत्तफाक नहीं हुआ और ना ही मुझे ऐसा कोई शौक है। हाँ अलबत्ता, मैंने जमुर्द बाई के कोठे की बहुत तारीफ सुन रखी है। वो जल्दी से बोला, बस तो फिर वहीं तक रहनुमाई कर दो। और मैंने पूछ पाछ कर नसीर अहमद को जमुर्द बाई के कोठे तक पहुंचा दिया। उसके बाद मैं घर आ गया। दूसरे रोज मैंने होटल जाकर नसीर अहमद के बारे में दरियाफ्त किया। उससे मुलाकात ना हो सकी और तुमने समझ लिया कि वो वापस लाहौर चला गया। रफाकत की वजाहत ख़त्म हुई तो मैंने सवाल किया। वो बोला, और वो कहाँ जा सकता था? उसे जितना बड़ा सदमा पहुंचा था उसके बाद तो वो लाइलपुर में नहीं ठहर सकता था। लेकिन हकीकत यह है कि वो उसी रात कत्ल कर दिया गया। मैंने कहा, वो कहीं आने जाने के काबिल ही नहीं रहा। अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हो गया वो। बेचारा, बड़ा बुरा अंजाम हुआ जनाब। वो अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। मैंने रफ़ाकत अली से पूछा, मुझे गरीब नवाज होटल के मालिक ने बताया था कि मकतूल नसीर के पास कोई सामान वगैरह नहीं था। तुमने उसके पास कोई ऐसी चीज़ देखी थी? नहीं जनाब, उसके पास वाकई कोई सामान नहीं था। नकदी वगैरह तो होगी। ये सवाल मैंने उससे किया था कि मुझे लाश के पास से कुछ भी नहीं मिला। मकतूल के जिस्म पर एक पतलून और कमीज के सिवा कुछ भी नहीं था और तमाम जेबें भी खाली थीं। रफ़ाकत अली ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, नसीर अहमद के पास अच्छी खासी रकम मौजूद थी जो वो अपनी जेबों में ही रखता था। मैंने उसे मना भी किया था कि वो अपने पास इतने पैसे ना रखे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मेरे जहन में एक बात आ रही है। वो क्या रफ़ाकत अली? हो सकता है किसी ने उसे रकम के लिए कत्ल कर दिया हो। मैंने कहा, यह एक इम्कान हो सकता है। फिर पूछा, रकम के अलावा तुमने मकतूल नसीर के पास और कोई चीज़ देखी थी? वो सोचते हुए बोला, उसकी कलाई पर एक गैर मुल्की घड़ी थी जो खासी कीमती दिखाई देती थी। इसके अलावा नसीर अहमद के गले में सोने की चेन भी थी और हाँ, उसकी एक उंगली में कोई अंगूठी वगैरह भी थी जो मेरे ख्याल में सोने की ही थी। उसमें एक बेशकीमत नगीना भी जुड़ा हुआ था। नसीर ने बताया था कि गहरे सब्ज रंग का वो नगीना जुमुर्द था जो उसने तुर्की के एक बाजार से खरीदा था। गोया नसीर अहमद एक अजनबी शहर में अपने कत्ल का पूरा सामान लिए बेफिक्री से घूम रहा था। मैंने रफ़ाकत अली से पूछा, तुम्हें कुछ अंदाज़ा है नसीर अहमद के पास कितनी रकम होगी? मैं कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता जनाब। मैंने कहा, तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हारी फराहम करदा मालूमात पर आंखें बंद करके यकीन कर लूँगा। मैं इसकी तस्दीक भी करूँगा। जो सच था वो मैंने आपको बता दिया। वो बेखौफी से बोला, आप जैसे जी चाहे तस्दीक कर लें। मेरा तजर्बा बताता था कि उसने झूठ नहीं बोला होगा, लेकिन मैं अपने ख्यालात से उसे आगाह नहीं कर सकता था। दो चार मजीद सवालात के बाद मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। तुम्हें रात को ड्यूटी पर भी जाना है रफ़ाकत अली, इसलिए घर जाकर आराम करो। वो मेरा शुक्रिया अदा करके जाने लगा तो मैंने पीछे से कहा, और हाँ, जब तक नसीर अहमद का कातिल गिरफ्तार नहीं हो जाता, तुम रोज़ाना थाने में कम से कम एक मर्तबा ज़रूर हाजिरी दोगे। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। वो सादत मंदी से बोला।
और तुम थाने में इत्तला दिए बगैर शहर से बाहर नहीं जाओगे। बहुत बेहतर जनाब। रफ़ाकत अली के जाने के बाद मैं सोचने लगा, नसीर अहमद को जो भी हादसा पेश आया था उसका जुमुर्द बाई के कोठे से कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर होगा। उन कोठों पर रोज़ाना लातादाद कहानियां जन्म लेती थीं और तरह तरह के वाक़यात पेश आते थे। एक मर्तबा पहले भी मैं गोल बाजार के एक कोठे पर जा चुका था। मुझे एक गुमशुदा शख्स की तलाश थी, जिसके बारे में मुझे पता चला था कि वो अपने दोस्तों के साथ मुजरा देखने उस बाजार गया था। मैंने पुलिस की भारी नफरी के साथ इसी सिलसिले में चंपा बाई के कोठे पर छापा मारा था। रफ़ाकत अली की ज़बानी नसीर अहमद के ज़ुमुर्द बाई के कोठे पर जाने का सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ज़ुमुर्द बाई पर अगर सख्ती की जाती तो तफ्तीश की राह में सूदमंद साबित हो सकती थी। मैंने नसीर अहमद के कातिल तक पहुंचने के लिए किसी भी इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया था। शायद मैं इस बात का जिक्र करना भूल गया था कि इस दौरान में मैं एक गाहक की हैसियत से फजल शूज़ पर भी गया था और फजल करीम को भी टटोला था, लेकिन वो किसी तौर पर भी इस मामले में मुलविस नज़र नहीं आता था। यही ख्याल मेरा फजल करीम की बीवी जाहिदा के बारे में भी था। जाहिदा ने अपनी सफाई में मुझे जो दास्तान सुनाई थी, अभी तक उसमें कोई बात गलत साबित नहीं हुई थी। वो सरासर बेगुनाह नजर आती थी। मैंने आइंदा तफ्तीश का रुख जुमुर्द बाई के कोठे की जानिब मोड़ दिया। दूसरे रोज मैं दोपहर के वक्त गोल बाजार पहुंच गया। उस वक्त मैं सादा लिबास में था और मेरे साथ कोई दूसरा पुलिस एहलकार नहीं था। दोपहर का वक्त मैंने खास तौर पर मुंतखब किया था क्योंकि दोपहर में कोठे वीरान होते हैं। तवाइफें या तो आराम कर रही होती हैं या फिर शाम की तैयारियों के सिलसिले में मसरूफ होती हैं। ऐसे वक्त में जुमुर्द बाई से ज़्यादा सहूलत और तफसील से बात हो सकती थी। जुमुर्द बाई ने बड़े तपाक से मेरा इस्तकबाल किया। वो इस वक्त एक मसहरी पर लेटी हुई थी। मुझे देखते ही उठ बैठी। आइए आइए मलिक साहब, ज़हे नसीब, आज तो हमारी सरकार तशरीफ लाई है। इतनी जहमत क्यों की हजूर? बांदी को हुक्म दिया होता, आपके पाँव की धूल खुद चलकर आपके कदमों में पहुंच जाती। उसने मुझे मक्खन लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो अकेली नहीं थी, उसके पास अधेड़ उम्र का एक शख्स मौजूद था जो एक सोफे पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। मैंने कहा कि मैं कुछ ज़रूरी बातें करने आया हूँ एक केस के सिलसिले में। वो मेरी निगाह का इशारा समझ गई। कादिर भाई, आप ज़रा दूसरे कमरे में चले जाएं। जुमुर्द ने हुक्का नोश शख्स से कहा। फिर अंदर की जानिब मुंह करके पुकारा, नीलम, कोई ठंडे गरम का इंतज़ाम करो, बड़े मोअज़्ज़िज़ मेहमान आए हैं। इसकी ज़रूरत नहीं जुमुर्द भाई, मैंने खुश्क लहजे में कहा, मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ। मुझे उम्मीद है तुम ताउन करोगी और जो पूछूंगा उसका सच्चा जवाब दोगी। वो एक नाज से मेरी जानिब देखते हुए बोली, ताउन की क्या बात करते हैं जनाब, हमारा तो धंधा ही पुलिस के ताउन से चलता है। फिर हम आपसे ताउन नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे? मैंने पूछा, जुमुर्द भाई, मैंने सुन रखा है तवाइफ को हर किस्म के आदमियों की बड़ी पहचान होती है। तारीफ का शुक्रिया मलिक साहब, वो जेरे लब मुस्कुराई। हमें भांत भांत के लोगों से वास्ता पड़ता है। आपकी दुआ से ये आजिज बंदी चेहरा देखकर दिल का हाल जान जाती है। चेहरा देखती हो या नहीं, उन्हें याद भी रखती हो? याद भी रखती हूँ जनाब, वो फखरिया अंदाज में बोली। ये तो मेरे पेशे का तकाजा है, खुदा के फजल से मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। मैंने कहा, कोई 1.5 माह कबल 14 अगस्त को एक शख्स तुम्हारे कोठे पर मुजरा देखने आया था। कोई परदेसी था, पतलून और कमीज में था। मैंने दानिस्ता अपनी बात अधूरी छोड़ी और बगौर उसके चेहरे का जायजा लेने लगा। मैंने वाज़िया तौर पर महसूस किया वो कुछ परेशान हो गई थी। उसके चेहरे पर एक साया सा आकर गुजर गया था, लेकिन फौरी तौर पर संभल गई और मुस्कुराते हुए बोली, आया होगा जी, यहाँ तो रोज़ाना दर्जनों अफराद मुजरा देखने आते हैं। मैं दर्जनों अफराद की नहीं, उस शख्स की बात कर रहा हूँ जो पतलून कमीज में था। वो बोली, यहाँ तो हर एक के लिए हमारा दरवाज़ा खुला है, चाहे कोई सा भी लिबास पहन कर आ जाए। मैंने महसूस किया कि वो वाज़िया जवाब देने से कतरा रही थी। उसके इस रवैये ने मेरे दिल में शक पैदा कर दिया। मुझे खामोश देखकर वो मुस्तरिब लहजे में पूछने लगी, आखिर बात क्या है मलिक साहब, आप किस किस्म की तफ्तीश करने आए हैं? मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और उसके चेहरे पर नजरें गाड़ दी। वो मुझसे नजरें चुराकर बेचैनी से पहलू बदलने लगी। इसके साथ ही वो गैर इरादी तौर पर अपनी उंगलियों को भी मरोड़ रही थी। लाशऊरी तौर पर मेरी निगाह उसके हाथों पर गई और मेरे जहन को एक झटका सा लगा। जुमुर्द बाई के बाएं हाथ की अंगुश्ते शहादत में मुझे एक तलाई अंगूठी नजर आई, जिसमें गहरे सब्ज रंग का एक नगीना जगमगा रहा था।
मुझे ख्याल आया ये अंगूठी मकतूल नसीर अहमद की है। मैंने बमुश्किल तमाम अपने अंदरूनी जज्बात और एहसासात को चेहरे पर जाहिर होने से रोका। जमुर्द भाई मुझे अपने हाथों को घूरते हुए देखकर बोली, मलिक साहब आप यूं क्या देख रहे हैं? मैंने फौरी तौर पर बात बनाई और कहा, कुछ नहीं, मैं तुम्हारी अंगूठी देख रहा था, बड़ी खूबसूरत है। सैयदपुर के चौधरी साहब का तोहफा है सरकार। वो होंठों पर फीकी मुस्कुराहट सजा कर बोली। मैंने खुशगवार लहजे में कहा, क्या मैं इसे अपने हाथ में लेकर देख सकता हूँ? बड़ी खुशी से माई बाप। उसने कहा तो बड़ी बेपरवाही से था, लेकिन मैंने महसूस किया कि उसके लहजे में गुरेज नुमा घबराहट पोशीदा थी। फिर उसने अंगूठी उतार कर मेरे हाथ में दे दी। वो एक मर्दाना अंगूठी थी और उसके रिंग पर धागा लिपटा हुआ था। मैंने अंगूठी को उलट पलट कर देखते हुए कहा, लगता है ये अंगूठी साइज देकर नहीं बनवाई गई। इसका साइज तुम्हारी उंगली से खासा बड़ा है, इसीलिए तुमने इस पर धागा लपेट रखा है। वो एक अदा से मुस्कुराई। दिल वालों के काम ऐसे ही होते हैं सरकार। चौधरी साहब को मेरी बेटी सितारा का रक्स इतना पसंद आया कि हाथ से जुमुर्द की अंगूठी निकालकर उसके कदमों में डाल दी। आपका अंदाजा दुरुस्त है, ये मेरे साइज से बड़ी है। मैं तो चाहती थी कि इसे सितारा ही पहने, लेकिन उसकी तो दो उंगलियों में भी डाल दें तो निकल आए। आप कभी रात में आए ना, तो उसका रक्स देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। मैंने अंगूठी उसे वापस देते हुए कहा, कभी मौका और वक्त मिला तो जरूर आऊंगा। इस वादे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि ये बात मैंने महज उसे खुश करने के लिए कही थी। मैं चाहता था कि वो मेरी जानिब से किसी तशवीश में मुब्तला ना रहे और मेरी आमद का ज्यादा असर ना ले। उसने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा, मलिक साहब आप पतलून कमीज वाले आदमी के बारे में किसी किस्म की तफ्तीश करते फिर रहे हैं। कौन था वो तमाशबीन और कहाँ से आया था? खुदा न खास्ता कोई खतरनाक बंदा तो नहीं था? बहुत खतरनाक बंदा था, मैंने उसे मुकम्मल अंधेरे में रखते हुए राजदाराना लहजे में कहा। शुक्र करो उसने यहाँ कोई गड़बड़ नहीं की। वो आहिस्ता आहिस्ता लाइन पर आ रही थी। मुझे याद आ रहा है मलिक साहब, जिस बंदे का आप जिक्र कर रहे हैं वो हमारे कोठे पर आया तो था, लेकिन मुजरा देखने के बाद खामोशी से चला गया था। मैंने दिल में उसे एक नाकाबिले इशाअत खिताब से नवाजा, फिर जबान से कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जमुर्द भाई जो वो खामोशी से चला गया। उसके दिल में तजस्सुस भड़क उठा था। वो बोली, क्या वो कोई वारदातिया था? खौफनाक कातिल था वो और इश्तहारी था। मैंने ड्रामाई अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, लाहौर की कोट लखपत जेल से फरार हुआ था। हालांकि शक्ल से तो बहुत मासूम लगता था। वो आंखें झपका कर बोली। मैंने कहा, तुमने जरूर किसी की दुआ ली है। अगर वो मफरूर तुम्हारे कोठे से गिरफ्तार होता तो तुम और तुम्हारे साथी सीधे जेल जाते। वो कानों को हाथ लगाते हुए बोली, या अल्लाह मेरी तौबा, आपने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। मैंने उठते हुए आखिरी वार किया, जुमुर्द भाई अगर अब वो बंदा तुम्हारे कोठे का रुख करे तो उसे किसी तरह बातों में लगाकर मुझे इत्तला कर देना। हकूमत ने बहुत बड़ा इनाम रखा है उसकी गिरफ्तारी पर, और गिरफ्तार करने वाले की तरक्की का वादा भी किया है। मैं ऐसा ही करूंगी। वो जल्दी से बोली। फिर अपनी फितरत के मुताबिक कहा, इनाम में मेरा भी हिस्सा होगा ना थानेदार साहब? जरूर जरूर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, फिर वहां से वापस आ गया। जुमुर्द बाई मेरी नज़रों में पूरी तरह मशकूक हो चुकी थी। मैंने इतनी तवील गुफ्तगू उससे महज इसलिए की थी कि उसे महसूस ना हो कि मैं उसके खिलाफ सोच रहा हूँ। मैं जो कुछ करने का फैसला कर चुका था, उसके पेश नज़र ज़रूरी था कि सारी कार्रवाई जुमुर्द बाई की बेखबरी में की जाए और उसे किसी किस्म की चालाकी दिखाने का मौका ना मिल सके। मुझे यकीन था कि नसीर अहमद की मौत इसी कोठे पर वाक़या हुई थी। उसी रात मैंने सिकंदर अली को चंद सिपाही देकर जुमुर्द बाई की गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दिया। एएसआई सिकंदर अली को मैंने हिदायत कर दी थी कि हर कीमत पर जुमुर्द बाई को गिरफ्तार करके लाना है और किसी रियायत से काम नहीं लेना। 1 घंटे के अंदर ही सिकंदर अली अपने मिशन से कामयाब लौट आया और मेरे कमरे में आकर खुशखबरी सुनाई, मलिक साहब तवाइफ जुमुर्द बाई हवालात में पहुंच चुकी है। शाबाश मेरे शेर, मैंने उसके कारनामे को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा। उससे मिलने जो भी आए उसे बिला तरद्दुद हवालात में बंद कर दो। सिकंदर अली ने कहा, जनाब वो आपसे बात करने को बहुत बेचैन है। उससे बात होगी सिकंदर अली, और ज़रूर होगी। ज़रा उसकी मत ठिकाने आ जाए। मैंने गंभीर लहजे में कहा, और हाँ, उसे मुकम्मल भूखा प्यासा रखा जाए। किसी किस्म का तरस खाने की ज़रूरत नहीं, और अमले का कोई भी फर्द उससे कोई बात ना करे। ये बहुत ज़रूरी है।
جو آپ کا حکم جناب، سکندر علی نے اپنے سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ دوسرے روز میں تھانے پہنچا تو معلوم ہوا رات کو میرے جانے کے بعد زمرد بائی کا نام نہاد دلال بھائی قادر بخش عرف کادو اپنی لاڈلی بہن کی خبر گیری کے لیے تھانے آیا تھا، اور شبینہ ڈیوٹی والے حوالدار نے میری ہدایات کے بموجب اسے حوالات میں بند کر دیا تھا۔ زمرد نے وہ پوری رات چیختے چلاتے اور خوفناک نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے گزاری تھی، لیکن کسی نے اس کی بکواس پر کان نہیں دھرا تھا۔ کادو نے بھی تھوڑا بہت شور مچایا تھا، لیکن زمرد کے برعکس وہ آدھی رات کے بعد خاموشی کے ساتھ حوالات کے ٹھنڈے فرش پر پڑھ کر سو رہا تھا، جبکہ زمرد ساری رات اکڑو بیٹھی رہی تھی یا ٹہلتی رہی تھی۔ میں نے اس روز بھی دونوں میں سے کسی کو اپنے کمرے میں نہیں بلایا اور نہ ہی ان کے پاس جا کر کوئی بات کی۔ میرا رویہ ان کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ زمرد کے ساتھ ساتھ قادر کو بھی بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا۔ دوسری رات وہ بھی نہ سو سکا۔ اس دوران میں زمرد کی حالت خاصی ابتر ہو چکی تھی۔ گرفتاری کے پورے 48 گھنٹے کے بعد میں نے زمرد کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کی حالت مردوں کی سی ہو رہی تھی۔ میں نے کڑکتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا خیال ہے بھائی جی؟ میں سوالات کا آغاز کروں یا ابھی کوئی کسر باقی ہے؟ پانی، اس کے منہ سے نحیف سی آواز خارج ہوئی۔ میں نے کہا، پانی بھی ملے گا، لیکن سچ بولنے کے بعد۔ میں کچھ نہیں چھپاؤں گی، وہ کراہی، خدا را مجھے کچھ کھانے کو دو۔ میں نے اس کی التجا کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، نصیر احمد کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ اب یہ نہ پوچھنا کون نصیر احمد، میں اسی تماش بین کا ذکر کر رہا ہوں جو 14 اگست کی رات تمہارے کوٹھے پر مجرا دیکھنے آیا تھا، اور جس نے گہری نیلی پتلون اور آسمانی قمیض پہن رکھی تھی۔ ہائے میں مر گئی، وہ گلے کو سہلاتے ہوئے سسکی، مجھے 2 بوند پانی دے دو، میری جان نکل رہی ہے۔ میں نے صفاق لہجے میں کہا، تمہارے جیسی عورتیں اتنی آسانی سے نہیں مر سکتی فاحشہ۔ جب تک تم میرے سوال کا جواب نہیں دو گی، تمہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا، تم یوں ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرو گی۔ پھر میں نے حوالدار سلطان شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسے لے جا کر دوبارہ حوالات میں بند کرو۔ میں ابھی سب کچھ بتانے کو تیار ہوں، زمرد نے نزار مگر کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، پہلے مجھے کچھ کھانے کو دیں تاکہ میں بول تو سکوں۔ میری تدبیر کارگر ثابت ہوئی تھی۔ میں نے حوالدار سے کہا، اسے پوچھ گچھ کے کمرے میں لے جاؤ اور تھوڑا کھانے پینے کو دو، مگر صرف اتنا کہ یہ بولنے کے قابل ہو سکے۔ میں ابھی آتا ہوں۔ حوالدار اسے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں پوچھ گچھ کے کمرے میں پہنچا تو زمرد ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ میرے ایک اشارے پر وہ کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح بجنے لگی۔ وقوعہ کی رات اس کے کوٹھے پر جو کچھ پیش آیا، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ اسے زمرد بائی کا اقبالی بیان بھی سمجھ لیں۔ حسب معمول جب مجرا ختم ہوا اور تماش بین یکے بعد دیگرے اٹھ اٹھ کر جانے لگے، تھوڑی دیر میں مجرا گاہ خالی ہو گئی، لیکن ایک شخص ابھی بھی وہاں موجود تھا، یعنی مقتول نصیر احمد۔ 9 عمر رقاصہ فیروزہ کے رقص پر اس نے دریا دلی سے نوٹ نچھاور کیے تھے۔ قادو نے نصیر سے کہا کہ وہ بھی چلتا پھرتا نظر آئے، کھیل ختم ہو چکا ہے، لیکن نصیر احمد بپھر گیا۔ اس کا اصرار تھا کہ وہ فیروزہ کا مزید رقص دیکھے گا۔ حیرت انگیز طور پر وہ فیروزہ کو زاہدہ کے نام سے مخاطب کر رہا تھا اور منت خوشامد سے اسے دوبارہ رقص کے لیے کہہ رہا تھا۔ قادو نے اسے زبردستی وہاں سے نکالنا چاہا تو وہ قادو سے الجھ گیا۔ اس نے قادو کو ایک زوردار دھکا دیا اور فیروزہ کی جانب جھپٹا، پھر اس کی کلائی تھام کر گھسیٹتے ہوئے اسے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ فیروزہ نے ایک زوردار چیخ ماری۔ اس دوران میں قادو بھی سنبھل چکا تھا۔ وہ نصیر کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گیا۔ اس کے بعد دونوں میں باقاعدہ ہاتھا پائی ہونے لگی۔ فیروزہ موقع ملتے ہی ایک اندرونی کمرے کی طرف لپک گئی۔ وہ خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ نصیر نے تڑپ کر اسے آواز دی، زاہدہ رک جاؤ، مجھے یوں چھوڑ کر نہ جاؤ، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ اس کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قادو نے داؤ مار کر اسے فرش پر گرا دیا۔ قادو اور زمرد کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ کوئی پاگل شخص تھا جو فیروزہ کو زاہدہ کہہ کر پکار رہا تھا۔ کچھ بھی تھا، نصیر احمد قادو پر ہر طرح سے بھاری تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد اس نے قادو کو چت کر دیا اور پھر اس کے سینے پر سوار ہو کر جنونی انداز میں اس کا گلا دبانے لگا۔ زمرد نے یہ صورتحال دیکھی تو بوکھلا گئی۔ اب قادو کے حلق سے خرخراہٹ کی سی آواز نکل رہی تھی۔ فوری طور پر زمرد کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اگر وہ ایک لمحے کی تاخیر کر دیتی تو ممکن تھا نصیر قادو کی جان ہی لے لیتا۔
जुमुर्द ने मुतलाशी नजरों से चारों तरफ देखा। कमरे के एक कोने में उसे झाड़न पड़ा दिखाई दिया, जिसका दस्ता लकड़ी का था और खासा भारी भी था। पलक झपकते में उसने वो डंडा नुमा दस्ता नसीर अहमद के सर के पिछले हिस्से में पूरी कुवत से रसीद कर दिया। उस पर भी जब नसीर अहमद ने कादू की गर्दन नहीं छोड़ी, तो जुमुर्द पै दर पै उसके सर पर डंडे बरसाने लगी। कुछ बार उसने नसीर के बाजू और कंधे पर भी किए। इसी दौरान में सर में लगने वाली एक जरब कारी साबित हुई और नसीर तेवरा कर कादू के ऊपर ढेर हो गया। जुमुर्द ने बड़ी मुश्किल से कादू को नसीर के नीचे से निकाला। कादू के हवास बहाल हुए और उसकी जान में जान आई, तो एक नई परेशानी उनकी मुंतजिर थी। नसीर बेहिसो हरकत पड़ा था। जुमुर्द ने उसे हिला जुला कर देखा, मगर उसमें जिंदगी के आसार नहीं नजर आए। ये देखकर जुमुर्द और कादू के फरिश्ते कूच कर गए। उन्हें यकीन हो गया कि नसीर अहमद मर चुका है। जुमुर्द के शातिर जहन ने फौरी तौर पर एक राह तलाश कर ली। उसने कादू को हिदायत की कि वो खामोशी के साथ नसीर को ले जाकर कहीं वीरान जगह पर डाल आए। कादू मौके की नज़ाकत को पूरी तरह महसूस कर रहा था। वो बिजली की सूरत से मसरूफ़ अमल हो गया। उसने पूरी एहतियात के साथ नसीर को अपने कंधे पर लादा और एक तांगे पर सवार होकर धोबी घाट की जानिब रवाना हो गया। बेहोश नसीर को उसने दूसरों की नज़रों से पोशीदा रखने के लिए तांगे की सीटों के नीचे बने खाने में घुसेड़ दिया था। जब उसने नसीर के बेहिसो हरकत जिस्म को धोबी घाट की झाड़ियों में फेंका, तो उसकी नीयत खराब हो गई। उसने नसीर की कलाई पर से कीमती घड़ी, उंगली में से जुमुर्द की अंगूठी, गले में से तलाई जंजीर और जेबों से भारी नकदी निकाल ली। इस खींचातानी में नसीर के जिस्म में खफीफ सी जुम्बिश पैदा हुई, जिसका मतलब था कि वो अभी मरा नहीं था। कादू ने हमेशा हमेशा के लिए उससे निजात पाने के लिए अपना खंजर निकाल लिया और कुछ सोचे समझे बगैर वो खंजर नसीर अहमद के सीने में घोंप दिया। अब वो मुतमईन हो गया था। नसीर के बदन ने एक कमजोर सा झटका खाया, फिर साकित हो गया। वो दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। कादिर ने वापस आकर जुमुर्द को सब कुछ बताया और मसरूका माल भी उसके हवाले कर दिया। उसे कादू का यह कारनामा पसंद नहीं आया था, मगर अब क्या हो सकता था। कुछ करने का वक्त गुजर चुका था। चंद रोज के बाद जुमुर्द ने तलाई जंजीर फिरोजा को दे दी। जुमुर्द की अंगूठी उसने धागा लपेटकर अपनी उंगली में सजा ली और नकदी और घड़ी को बड़े संदूक में महफूज कर लिया। जुमुर्द की किस्मत बुरी थी कि वो मसरूका अंगूठी को अपने इस्तेमाल में ले आई और मैं उसकी वजह से मशकूक हो गया। जब सितारे गर्दिश में हों तो इंसान ऐसी ही हमाकतें करता है। जुमुर्द के बयान से ये तो साबित हो गया कि कत्ल उसके हाथ से नहीं हुआ था और ना ही वो नसीर की जान लेने का इरादा रखती थी। उसने जो कुछ भी किया था कादू को बचाने के लिए किया था। नसीर अहमद का असल कातिल कादू था। लालच ने जिसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, अगर वो नसीर को झाड़ियों में फेंक कर वापस आ जाता तो मुमकिन था नसीर का ये हशर ना होता। जुमुर्द के इकबाली जुर्म के बाद कादू के पास फरार का कोई रास्ता नहीं रहा था। वैसे भी भूख प्यास ने उसे इतना निढाल कर दिया था कि वो थाने की मजीद खातिरदारी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने दोनों का इकरारी बयान कलम बंद करके केस का चालान तैयार किया और 2 रोज के बाद उन्हें हवाला अदालत कर दिया। जुमुर्द को जुमुर्द रास नहीं आया था। लेबॉर्ट्री टेस्ट की रिपोर्ट की तस्दीक ना हो सकी। मेरी पूरी तफ्तीश के दौरान में किसी भी मरहले पर यह बात सामने नहीं आई कि मकतूल ने कोई नशा आवर शय इस्तेमाल की हो या किसी दूसरे ने उसे ऐसी कोई चीज़ खिलाई हो। मेरे ख्याल में वो जायदा से दायमी जुदाई का नशा था जो उसके रगो पै में सरायत कर गया था। यही वजह थी कि नौ उम्र रकासा फिरोजा भी उसे जाहिदा ही नजर आ रही थी। जाहिदा उसकी आंख की पुतली बन गई थी।